चिराग वैसे तो नॉर्मली काफी शांत रहता है, वो खुद को इतनी जल्दी भड़कने नहीं देता। वैसे भी उसने इंडस्ट्री में काफी साल बिताए हैं, तो वो जानता है कि यहाँ पर कई तरह के लोग हैं जो हर टाइम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं या फिर एक दूसरे से बदला लेते रहते हैं। अगर हर एक से वो प्रोवोक होने लग गया तो फिर वो कभी भी इंडस्ट्री में टिक नहीं पाता। उसने अपने आप को शांत रखना सीख लिया था और लारा जैसी सिचुएशन को आराम से हैंडल करना भी। वो जानता था कि लारा बकवास कर रही है और उसका उस पर कोई असर नहीं होगा, पर शायद पल्लवी ये समझ नहीं पाई। वैसे तो वो शांत स्वभाव का है, वो जल्दी से किसी से लड़ाई भी नहीं करता है, पर जब उसने देखा कि लारा पल्लवी को मारने के लिए आगे आ रही है तो पता नहीं क्यों पर उससे रहा नहीं गया और उसने जाकर लारा का हाथ पकड़ लिया। वो ऐसा नहीं करता है, पर पता नहीं क्यों आज जब बात पल्लवी की आई तो उससे रहा नहीं गया। वैसे तो उसने लारा का हाथ पकड़ रखा था, पर पता नहीं कब पल्लवी ने लारा को थप्पड़ मार दिया। उसे तो कुछ सोचने समझने का टाइम भी नहीं मिला। चिराग तो पूरी तरह से शॉक्ड था और वो शॉक्ड इसीलिए भी था क्योंकि अब से उसके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। उसे पल्लवी को संभालना चाहिए था, पर वो नहीं संभाल पाया। बहुत जल्दी वो रियलिटी में वापस आ जाता है और उसने लारा का हाथ छोड़ दिया। फिर कहा, बस बहुत हो गया, अब हम ये तमाशा यही बंद करते हैं। लारा, मैं तुमसे सिर्फ इसीलिए एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अपने लिमिट में रहो, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल किया करो, क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज हद से ज्यादा गंदी है। इस तरह से कोई भी अच्छी एक्ट्रेस बात नहीं करती है। लारा ने अभी चिराग को काफी कुछ सुना दिया था, इसीलिए उसकी आगे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। पर ऐसा नहीं था कि वो बोलना नहीं चाहती थी। लारा पलट के जवाब देना चाहती थी, पर वो खुद को संभाल रही थी, उस सिचुएशन को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। पर ऐसा लग रहा था कि पल्लवी आज पूरे मूड में थी। वो लारा को सुनाने में पीछे नहीं हट रही थी। इससे पहले कि चिराग उसे वहां से लेकर जाता, पल्लवी ने फिर पलट के कहा, इस टाइम तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है। अगली बार अगर तुमने मुझसे तन्वी से या फिर चिराग से बदतमीजी करने की कोशिश की तो तुम्हारे दांत तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। समझ में आया तुम्हें? और फिर भी मुझसे या फिर तन्वी से पंगा लेने की कोशिश मत करना। शायद तुम जानती नहीं हो, पर हमने तुम्हारे जैसी घटिया लड़कियों को बहुत अच्छे से सबक सिखाया है। अगर तुम्हें तन्वी की हिस्ट्री पता चल गई तो तुम उसके आसपास भी नहीं भटकोगी। इसीलिए अपनी हद में रहना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। चिराग पल्लवी की बातें सुनकर खुद से बस यही कह रहा था कि ये लड़की पागल हो चुकी है। शायद उसे डर का मतलब ही नहीं पता। पता नहीं लारा से ये सारी बातें वो क्यों कह रही है, जबकि उसे पता ही नहीं कि इन सब का अंजाम क्या होने वाला था। काफियों को ये तो पता है कि लारा को इन्वेस्टर्स ने ही यहाँ पर भेजा है, यानी वो एक तरह से सेट पर बॉस है। उसकी हर किसी को बात माननी पड़ती है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा। हर किसी को उसके ऑर्डर्स फॉलो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स ही अपना हाथ खींच लेंगे तो फिल्म नहीं बनेगी। इसीलिए सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड होता है एंड आखिर में लारा इसी का फायदा उठाती है। चिराग को समझ में आ गया था कि इससे पहले लारा या पल्लवी के बीच में फिर से कोई झगड़ा हो या फिर पल्लवी फिर से कोई बकवास करे, उसे वहां से वो ले जाता है। जाते जाते भी पल्लवी लारा को सुना ही रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने इस बार तो तुम्हें छोड़ दिया, पर अगली बार नहीं छोड़ूंगी। अगर फिर कभी हम दोनों के रास्ते टकराएंगे तो तुम अपना रास्ता बदल लेना, वरना तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। यू बेटर टेक केयर लारा। चिराग तो खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पल्लवी जानबूझकर लारा को भड़का रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ लारा ने अपना हाथ पैर जोर से जमीन पर रखते हुए कहा, तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अगर मैंने एक बार बोल दिया ना तो चिराग तुम इस फिल्म से बाहर हो जाओगे, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। पता नहीं तुम खुद को क्या समझते हो। चिराग पल्लवी को वहां से ले जाता है और तभी पीछे से कोई आकर चिल्लाता है, सब जल्दी से सेट हो जाओ, इन्वेस्टर्स अंदर आ रहे हैं। लारा जल्दी से अपना चेहरा ठीक करती है, अपने कपड़े ठीक करती है ताकि उन लोगों के सामने सही दिख सके और ये शो ना हो कि अभी अभी उसके साथ क्या बुरा हुआ है। वो भी काफी गुस्से में थी, साथ में उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान भी छप चुका था, पर उसने मेकअप करके उसे छुपाने की कोशिश की। वो ये नहीं दिखाना चाहती थी कि एक ही दिन में सेट पर उसे दूसरी बार मारा गया है। वैसे ये देखने में काफी फनी लग रहा था। एक ही दिन में लारा को 2 अलग अलग लोगों से मार पड़ी थी, फिर भी उसकी हेकड़ी नहीं निकली थी। चिराग भी बहुत जल्दबाजी में पल्लवी को खींचकर वहां से ले गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लारा पलटकर पल्लवी से बदला ले या फिर अपना गुस्सा उस पर निकाले। ये चीज वो सहन नहीं कर पाता। वो पल्लवी को एक कोने में ले गया। तभी पल्लवी ने कहा, आप मुझे इस तरह से पकड़ के यहाँ क्यों ले आए? वो लारा आपके बारे में बकवास कर रही थी। अगर मैं उसे जवाब नहीं देती तो पता नहीं वो आपको क्या क्या कह देती। आपने उससे लड़ाई क्यों नहीं की? आपको उसे जवाब देना चाहिए था। चिराग ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए कहा, देखो पल्लवी, बहुत हो गया है, अब मुझे कोई दूसरा तमाशा नहीं चाहिए।
एक ही दिन में सेट पे लारा को लेकर इतना कुछ हो चुका है कि अब तुम यहाँ पर नहीं रुक सकती हो, तुम्हें यहाँ से इसी वक्त जाना होगा। पल्लवी उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है। क्या सच में चिराग उसे वहां से जाने के लिए कह रहा था? जिसने उसके लिए लारा से लड़ाई की, उसका हाथ रोका, वो चिराग उसे जाने के लिए कह रहा था। तभी उसने पूछा, पर क्यों? मैं यहाँ से क्यों जाऊं? मैंने कोई गलती नहीं की है। अगर कोई जाएगा तो वो लारा है। सबसे पहले उसने तन्वी पर हाथ उठाया, वो भी बिना पूछे। फिर जब विद्युत ने सबक सिखाया तो उसने हम दोनों को यहाँ से जाने के ऑर्डर्स दे दिए। आज वो आपके बारे में सबके सामने बकवास कर रही थी, आपका मजाक उड़ा रही थी, और आप है कि चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं। पर मैंने आपके लिए स्टैंड लिया। मुझसे ये नहीं देखा गया कि वो मेरे फेवरेट एक्टर की बेइज्जती करे, तो मैंने भी उसे पलटकर जवाब दिया। तो इसमें कुछ गलत नहीं किया मैंने। चिराग पल्लवी की ये साइड देखकर तो हैरान था ही, पर वो ये भी सोच रहा था कि ये लड़की कितनी ज्यादा ब्रेव है, इसे किसी से डर ही नहीं लगता। पर इस वक्त वो पल्लवी को बढ़ावा नहीं दे सकता था, क्योंकि प्रॉब्लम ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। पता नहीं उसके साथ सेट पर क्या क्या होने वाला था। इस वक्त पल्लवी को शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। तभी वो अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लेकर आया, ताकि पल्लवी को ऐसा लगे कि वो गुस्से में है। फिर उसने सीरियस आवाज में कहा, तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि तुमने लारा को नाराज कर दिया है? तुम जानते भी हो कि उसके पास कितनी पावर है। वो लड़की कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसके पास उसके भाई और इन्वेस्टर्स का सपोर्ट है। तुमने खुद के लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस फिल्म में रह पाऊंगा या नहीं। सब सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मुझे पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। पता नहीं तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हें उसे नहीं मानना चाहिए था। मैं हैंडल कर रहा था ना, पर तुम हो कि सुनने को तैयार ही नहीं। पल्लवी ने जब चिराग की ये बात सुनी तो उसे भी एहसास हुआ कि हाँ, शायद उसने काफी कुछ गलत कर दिया। शायद अब उसकी वजह से चिराग सच में काफी प्रॉब्लम्स फेस करेगा। उसने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था। पल्लवी को अब थोड़ा बुरा लगने लगा था, क्योंकि सच में शायद उसकी वजह से चिराग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्या पता उसे इस फिल्म से निकाल भी दिया जाए। पर उसे लारा को लेकर कोई भी सिंपैथी फील नहीं हो रही थी। इससे पहले कि पल्लवी अपने आप को क्लैरिफाई करती, चिराग ने सामने के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो बहुत हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं इस सिचुएशन को ज्यादा हैंडल कर पाऊंगा। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल में कर रखा है, और बेहतर है कि ये कंट्रोल में ही रहे, वरना पता नहीं क्या होगा। मैं किसी भी दूसरी कंट्रोवर्सी में नहीं घिर सकता हूँ, इसीलिए प्लीज मुझ पर मेहरबानी करो और यहाँ से चली जाओ। इतना कहने के बाद चिराग वहां से जाने लगता है। वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी पल्लवी पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पल्लवी उसे काफी इमोशनल तरीके से देख रही थी। फिर उसने कहा, चिराग, क्या आप इस चीज से डर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर रही तो वो लारा मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगी, या फिर मेरे साथ कोई ऐसी हरकत करेगी जिससे आपको बुरा लगे? इन्हीं सब रीजन की वजह से आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, है ना? पर चिराग, अगर मैं यहाँ से चली गई तो वो मेरा बदला आपसे लेने की कोशिश करेगी, वो आपको परेशान करेगी। अगर मैं वहाँ रहूंगी, मैं अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। फिर वो लोग आपको फिल्म से नहीं निकालेंगे, जो भी एक्शन लेंगे मेरे ऊपर लेंगे। आपको इन सबसे कोई तकलीफ नहीं होगी। चिराग पल्लवी का ये कॉन्फिडेंस देखकर सरप्राइज था। सच में ये लड़की ना तो डरती है और ना ही इसे किसी चीज से कोई फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता तो है, पर वो है चिराग की इज्जत से। अगर कोई उसकी इज्जत पर हाथ उठाएगा तो फिर वो सहन नहीं करेगी। चिराग इससे पहले कि उससे कुछ भी कहता, पल्लवी ने वापस से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं किसी से नहीं डरती, ना ही डरूंगी, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और डरते वो लोग हैं जो गलत करते हैं। जब पल्लवी ने चिराग को ये कहा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी बदल गए, और पल्लवी ये सोचने को मजबूर हो गई कि क्या चिराग उसके बारे में कुछ गलत सोच रहा है, क्योंकि उसने अचानक से ही लारा को मार दिया था। इसके अलावा उसे काफी कुछ बुरा भी सुनाया। तो क्या इन सब से चिराग के ऊपर उसका ये इम्प्रेशन पड़ा होगा कि वो वॉयलेंट इंसान है, साथ में काफी मुंह फट भी है, जो कभी भी किसी भी जगह पर कुछ भी बोल देती है। अगर ऐसा हुआ होगा तो ये उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो सच में चिराग को काफी मानती है। पल्लवी ने उसका हाथ छोड़ दिया था और अपनी नजरों को नीचे झुकाते हुए काफी आराम से कहा, आई एम सॉरी कि अगर आपको मेरे बारे में कुछ गलत लग रहा हो तो, पर मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। मैं वॉयलेंट नहीं होती, पर जब मुझे गलत होते हुए दिखता है तो मैं चुप नहीं बैठती हूँ।
चिराग ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा। जहाँ पल्लवी और चिराग दोनों ही एक दूसरे को अपनी साइड समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स सेट पर पहुंच चुके थे। लारा ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। वो उनकी तरफ बढ़ती है, सामने खड़े लोग उसके लिए रास्ता क्लियर कर देते हैं, क्योंकि वो अपने भाई के पास आ रही थी। सब लोग जानते हैं कि मेन इन्वेस्टर उसका भाई है, तो ऑब्वियसली वो उससे मिलेगी। लारा आगे आकर खड़ी हो जाती है, फिर वो देखती है कि उसका भाई किसी हीरो जैसे एंट्री ले रहा है। उसने ब्लैक सूट पहना हुआ है, काला चश्मा लगाया हुआ है, काले शूज और जेल से सेट किए हुए बालों में वो काफी डैशिंग लग रहा था। उसका भाई एक हैंडसम हंक जिसके लिए कोई भी लड़की पागल हो सकती है। उसके भाई की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी। वो हैंडसम तो दिखता ही था, साथ में उसका बॉडी पोस्चर भी काफी अलग था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, पर वो झूठी हंसी थी। हर कोई फील कर सकता था कि उसके पीछे कितना दर्द है, पर वो हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखता था ताकि सामने वाले को उसकी सच्चाई पता ना चले। उन्हें ये पता ना चले कि वो हमेशा कितना अकेला और दर्द में रहता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका जेस्चर ऐसा था कि सामने वाले लोग उसे देखकर रिस्पेक्टफुल हो जाते थे। वैसे भी उसने बहुत कम टाइम में बिजनेस वर्ल्ड में अपना काफी अच्छा खासा नाम कमा लिया था, साथ में काफी अच्छा बिजनेस भी सेट कर रखा था। जब लारा ने उसे अपने सामने देखा तो उसके दिल की धड़कन ही रुक जाती है। वो नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा, पर उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि फाइनली उसका भाई आ गया, अब वो अपना बदला ले सकती है। तभी उसने खुशी के मारे कहा, भाई आप आ गए। लारा ने जानबूझकर अपना वो गाल आगे किया था जिस पर थप्पड़ का लाल निशान था, ताकि उसका भाई उसे देखे और उससे पूछे कि ये सब किसने किया। इसके बाद वो पल्लवी का नाम लेकर उसे सबक सिखा सके। डायरेक्टर भी वहीं पर खड़े थे और वो इस थप्पड़ का निशान देखकर चौंक उठे थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब उन्हें ये फिल्म छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि लारा के गाल पर यह निशान था। वैसे भी इन्वेस्टर्स लारा के साथ वो इंसिडेंट होने के बाद ही तुरंत यहाँ पर आ गए थे, तो इसीलिए डायरेक्टर को ज्यादा चिंता हो रही थी। डायरेक्टर तो ये भी नहीं जानते थे कि आखिर में लारा का फेस इसे हुआ क्या है। सेट पर तो उसे विद्युत से लात पड़ी थी, तो अब उसे थप्पड़ किसने मार दिया। वो तो ये सब इंसिडेंट हुआ तब यहाँ पर थे भी नहीं। ये देखकर तो उसका भाई जरूर गुस्सा होने वाला था। वो अपने फिल्म क्रू की तरफ देखते हैं ये जानने के लिए कि आखिर में लारा के चेहरे को क्या हुआ, पर कोई भी उन्हें साफ साफ बताने में कामयाब नहीं हो पाता। वैसे भी वो इशारा करके पूछ रहे थे। लारा के भाई ने एक सीरियस एक्सप्रेशन देते हुए डायरेक्टर की तरफ देखा और तभी डायरेक्टर को लगा कि आज तो हो गए, आज उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। उन्होंने इतना सोचा ही था कि तभी लारा का भाई उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। लारा और डायरेक्टर दोनों शॉक हो जाते हैं। क्या सच में उसने लारा को इग्नोर कर दिया था? जब लारा का भाई आगे बढ़ा तो वो स्टाफ की तरफ देखने लगा जो वहां पर मौजूद थे। उसकी आंखों में एक एक्साइटमेंट दिख रही थी। वो काफी एक्साइटमेंट के साथ किसी को ढूंढ रहा था। उसका भाई भीड़ में किसी को ढूंढ रहा था और डायरेक्टर ने ये चीज नोटिस की थी। उन्हें समझ नहीं आया कि वो इस भीड़ में किसे ढूंढ रहे हैं। वैसे तो मिस्टर वर्मा को कोई काम नहीं होता है, उन्हें फिल्मिंग स्टाफ से कोई लेना देना भी नहीं होता, तो फिर आज वो किसके इंतजार में है? बहुत देर देखने के बाद लारा के भाई ने कहा, क्या यहाँ पर आपकी फिल्म के सारे लोग हैं? एक्स्ट्रा रोल वाली लड़कियां कहाँ पर है? मुझे वो दिख नहीं रही। डायरेक्टर ने कहा, एक्स्ट्रा रोल वाली लड़की पीछे है, उसका कमरा पीछे बना हुआ है, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? बिना डायरेक्टर की बात पूरी सुने लारा का भाई जल्दी से वहां चला जाता है ताकि उन दोनों लड़कियों को देख सके। असल में तो उसे तन्वी से मिलना था। लारा का भाई वहां से चला जाता है। वो डायरेक्टर उसके पीछे था। सब लोग यही सोच रहे थे कि आखिर में वो किससे मिलने के लिए आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लारा जहाँ पर खड़ी थी वहीं पर खड़ी रह गई। ऐसा लग रहा था कि उसे फिर से किसी ने जोर से थप्पड़ मारा है। वो इतनी देर से अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी, पर उसके भाई ने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ना ही उसे कोई फर्क पड़ा कि उसे किसी ने मारा है। वो गुस्से के मारे पागल हो गई थी। बस उसके मन में यही चल रहा था कि आज कैसे भी करके उसका भाई तन्वी से ना मिले। वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों की मुलाकात हो। इसके पीछे क्या कारण था ये तो सिर्फ लारा ही जानती थी, पर वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों मिले। अब ये चीज कितनी पॉसिबल होती है ये तो आगे देखने पर ही पता चलेगा। लारा का भाई जल्दी से उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ पर तन्वी थी। उसे कुछ कंफर्म तो नहीं था, पर डायरेक्टर ने जो बताया था वो उसी डायरेक्शन में जा रहा था। आखिर में तन्वी का और लारा के भाई का ऐसा कौन सा कनेक्शन था कि वो उससे मिलने के लिए बेताब हो रहा था? क्या सच में उनके बीच में कोई खास रिश्ता रहा है?
अमृत विद्युत के कमरे के बाहर ही खड़ा था ताकि ये सब देख सके कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं या नहीं, और जैसे ही वो आ गए तो वो विद्युत को इन्फॉर्म कर दे। थोड़ी दूर से ही उसने लारा के भाई को आते हुए देख लिया था। तभी उसने अंदर आकर कहा, जल्दी से तैयार रहो, सब कुछ सेट कर लो, वो बस यहीं आ रहे हैं, मैंने उन्हें आते हुए देख लिया है, चलो जल्दी करो। उसका भाई ऑलमोस्ट विद्युत के दरवाजे पर पहुंच चुका था, पर तभी उसे लगता है कि उसने तन्वी जैसी किसी लड़की को देखा है, तो वो उसे देखने के लिए रुक जाता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। इस वक्त वो विद्युत के कमरे के आगे खड़ा था। जैसे ही डायरेक्टर उसके पीछे आकर खड़ा हुआ, उसने कहा, ये हमारी फिल्म के लीड एक्टर विद्युत नुमानी का कमरा है। जब आप पिछली बार आए थे तो विद्युत यहाँ पर नहीं था और बेंगलुरु गया हुआ था, तब आप उनसे नहीं मिल पाए थे, तो क्या हुआ, अभी आप उनसे मुलाकात करना चाहते हैं? वैसे एक्स्ट्रा रोल वाली लड़कियों का कमरा यहाँ पर नहीं है, वो पीछे की साइड है, पहले आप इनसे मिल लीजिए, फिर हम लोग पीछे चल लेंगे। विद्युत के भाई ने जब ये सुना कि उसे यहाँ पर एक्स्ट्रा रोल वाली लड़कियां नहीं मिलेगी, तो उसने विद्युत के कमरे पर ध्यान ही नहीं दिया और वो आगे की तरफ चला गया। डायरेक्टर को लगा कि वो विद्युत से मिलेगा, पर नहीं। क्या सच में उन्हें एक्स्ट्रा रोल वाली लड़कियों में ऐसा कुछ खास दिखा कि वो सबसे पहले उन्हें देखना चाहता है? ये सब डायरेक्टर के मन में चल रहा था। उसका भाई भी लड़कियों के एक क्राउड को देखता है। उसे लगा कि शायद उनमें से कोई एक तन्वी हो सकती है, पर नहीं, उसमें से कोई भी तन्वी नहीं थी। फिर वो वापस से आगे बढ़ जाता है। लारा का भाई हर जगह तन्वी को ढूंढ रहा था, पर उसे वो कहीं नहीं दिखी। तभी उसने काफी गुस्से में देखते हुए डायरेक्टर से पूछा, मुझे सच सच बताओ, क्या सच में यहाँ पर सारी लड़कियां मौजूद हैं? एक्स्ट्रा रोल वाली कोई भी लड़की मिसिंग तो नहीं है ना? उसका भाई बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा था, क्योंकि वो तन्वी को ढूंढ रहा था, पर वो उसे कहीं नहीं दिख रही थी। तभी उसने डायरेक्टर से ये पूछा था ताकि कंफर्म कर सके कि तन्वी यहाँ पर है भी या नहीं। डायरेक्टर ने कहा, हाँ, सारी एक्स्ट्रा रोल वाली लड़कियां यहीं पर हैं, पर आप मुझे बता सकते हैं कि आप किसे ढूंढ रहे हैं? डायरेक्टर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर में इन्वेस्टर इतनी अजीब तरीके से क्यों पेश आ रहा है। वो जब से आए हैं तब से किसी को ढूंढ रहे हैं, पर बता नहीं रहे आखिर में किसको। वो कौन सी एक्स्ट्रा लड़की से मिलना चाहते हैं? वो कौन है जिससे मिलने के लिए इतनी बेताबी हो रही है उन्हें, जिसे वो हर जगह ढूंढ रहे हैं? क्या ये हो सकता है कि लारा ने उन्हें कंप्लेन की है और वो एक्स्ट्रा रोल वाली लड़की को ढूंढ रहे हो ताकि अपना बदला ले सके? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? अगर हाँ तो ये ठीक नहीं है। उन्हें इस तरह से किसी से बदला नहीं लेना चाहिए। आखिर इतनी बड़ी बात तो नहीं हुई थी और गलती तो बराबरी की थी। उसके भाई ने वापस से कहा, डायरेक्टर, आप पूरी तरह से श्योर हैं कि यहाँ पर सारी लड़कियां मौजूद हैं? कोई भी मिसिंग नहीं है? ध्यान से देखो, क्या कोई ऐसा है जो यहाँ पर नहीं है? साइड रोल एक्ट्रेसेस को 5 बजे से पहले सेट जो छोड़कर जाने की परमिशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनमें से कोई भी यहाँ से गया नहीं था। सब लोग वहीं पर मौजूद थे, तो फिर वो इन्वेस्टर किसकी बात कर रहा था? डायरेक्टर इन्वेस्टर को हाँ कहने वाला था कि तभी स्टेट सुपरवाइजर ने नर्वसली कहा, यहाँ पर 2 लड़कियां मौजूद नहीं है, उन्हें आज ही अपॉइंट किया गया था, पर पता नहीं क्यों वो दोनों यहाँ पर नहीं है। उस इन्वेस्टर ने जल्दी से पूछा, क्या वो दोनों ही दिखने में खूबसूरत हैं? सुपरवाइजर ने कहा, हाँ बिल्कुल, वो दोनों ही दिखने में काफी खूबसूरत हैं और उनमें से एक लड़की तो सबसे ज्यादा अच्छी दिखती है। लारा के भाई को ये जानकर थोड़ी खुशी होती है, पर अभी भी उसे ये नहीं पता था कि तन्वी कहाँ पर है। तभी उसने सुपरवाइजर की कॉलर पकड़ते हुए पूछा, अब जल्दी से ये बताओ कि वो कहाँ है, मुझे उन्हें अभी देखना है। स्टेट सुपरवाइजर थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी इन्वेस्टर को इस तरह से गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। फिर उसने घबराते हुए कहा, वो दरअसल एक लड़की तो चिराग के साथ है। इन्वेस्टर ने उसकी कॉलर को छोड़ दिया और फिर जल्दी से उसने पूछा, आप जल्दी से ये बताओ कि चिराग कहाँ पर है। इतना सुनने के बाद स्टेट सुपरवाइजर थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि उसके मन में पहला ख्याल यही आया था कि क्या इन्वेस्टर चिराग को सिर्फ इसीलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसके साथ जो लड़की थी यानी पल्लवी, उसने अभी कुछ देर पहले ही लारा को थप्पड़ मारा था। शायद इसीलिए वो उससे बदला लेना चाहता हो या फिर उसके साथ कुछ बुरा करना चाहता हो। और इन्वेस्टर का चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो चिराग को नहीं छोड़ने वाले हैं। पता नहीं आगे क्या होगा। सुपरवाइजर ने डायरेक्टर को भी ऐसा ही लुक दिया कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। इन्वेस्टर सुपरवाइजर के जवाब का इंतजार कर रहा था। तभी उसने कहा,
क्या हुआ, कहाँ खो गए? तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। बताओ वो दोनों कहाँ पर हैं? स्टेज सुपरवाइजर ने फिर घबराते हुए कहा, मुझे मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर मैंने उन दोनों को पीछे बैक स्टेज पर देखा था। शायद वो दोनों वहां पर हो सकते हैं। इन्वेस्टर ने कहा, मुझे इसी वक्त वहां पर ले चलो। सुपरवाइजर ने कहा, ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ, आइए मेरे साथ। इन्वेस्टर और सुपरवाइजर दोनों ही मेन दरवाजे की तरफ जा रहे थे ताकि बैक स्टेज पर जा सके। सुपरवाइजर तो अंदर से डरा हुआ था कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर इस चीज के लिए एक्साइटेड था कि शायद वहां पर उसे तन्वी मिलेगी। जैसे ही वो मेन दरवाजे के बाहर निकले, इन्वेस्टर को लारा सामने दिख जाती है। वो उसे इग्नोर करके जा रहा था कि तभी लारा ने उसकी शर्ट को पकड़ लिया। फिर उसने कहा, भाई आपको मेरा बदला लेना होगा। देखिए मेरे चेहरे को, ये आपको थप्पड़ का निशान दिख रहा है ना? ये सब कुछ वो चिराग और उस एक्स्ट्रा रोल वाली लड़की ने किया है। उसके भाई ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और तभी चिराग पल्लवी भी उस शूटिंग लोकेशन से बाहर जा रहे थे, क्योंकि दोनों ने अपने बीच में झगड़ा सॉर्ट आउट कर लिया था और चिराग नहीं चाहता था कि पल्लवी अब ज्यादा देर यहाँ पर रुके। वो वहां से बाहर निकलने वाले थे कि तभी चिराग का अचानक से फोन बजने लगता है। जब उसने फोन निकाल कर देखा तो स्टेज सुपरवाइजर उसे कॉल कर रहे थे। चिराग थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि इस वक्त सुपरवाइजर उसे क्यों कॉल कर रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसने पल्लवी को जाने के लिए कहा था। फिर अब क्या बात हो सकती है? पहले उसने कॉल इग्नोर कर दिया, पर लगातार फोन बज रहा था। फिर पल्लवी ने कहा, आप फोन उठा लो, शायद जो भी आपको कॉल कर रहा है उसे अर्जेंट काम होगा। चिराग को सुपरवाइजर पर काफी गुस्सा आ रहा था, पर क्योंकि पल्लवी ने कहा था इसलिए उसने कॉल पिक कर लिया। फिर सुपरवाइजर ने कहा, चिराग तुम कहाँ पर हो? इन्वेस्टर तुमसे और उस एक्स्ट्रा रोल वाली लड़की से मिलना चाहते हैं। चिराग ये बात सुनकर डर जाता है। आखिर में इन्वेस्टर पल्लवी को क्यों ढूंढ रहे थे? कहीं उन्हें लारा वाली बात पता तो नहीं चल गई? शायद क्या पता वो पल्लवी से बदला लेने के लिए भी आ रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे ज्यादा असर इसका चिराग के ऊपर भी होगा। वो इसी डर वाले लुक से पल्लवी को देख रहा था। पल्लवी को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर में चिराग इतना घबरा क्यों रहा है। तभी उसने पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? आप इतना डर क्यों रहे हो? चिराग पल्लवी को डराना नहीं चाहता था। तभी उसने कहा, कुछ नहीं हुआ है। इससे पहले कि पल्लवी को कुछ समझ में आता या फिर चिराग उसे वहां से बाहर लेकर जाता, तभी एक लड़की पीछे से चिल्लाकर कहती है, चिराग सर, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इन्वेस्टर आप दोनों से मिलना चाहते हैं, प्लीज यहीं पर रहिए। चिराग पहले से ज्यादा डर गया था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली थी। पर तभी पल्लवी ने पूछा, अरे इन्वेस्टर हमें क्यों देखना चाहते हैं? उन्हें हमसे क्या काम आ गया है? उस स्टाफ मेंबर ने कुछ भी नहीं कहा। आखिर में बात क्या थी कोई नहीं जानता था। उस स्टाफ मेंबर ने सच में सोचा कि क्या बात हो सकती है। तुमने तो अभी अभी लारा को मारा है, तो उसका भाई अब तुमसे बदला लेने के लिए आया है। अब तो तुम गई। सामने से सिक्योरिटी ऑफिसर भी उनको आकर ब्लॉक कर देता है और फिर उसने आकर कहा, आप दोनों यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं, आप दोनों को इसी वक्त मेरे साथ अंदर चलना होगा। कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पल्लवी ने कहा, मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है? कोई हमें बाहर क्यों नहीं जाने दे रहा है? और आप दोनों ये क्यों चाहते हैं कि हम अंदर चलें? क्या आपको पता नहीं कि मुझे यहाँ से जाने के इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं? तो मैं यहाँ पर रुक ही नहीं सकती हूँ। तो फिर अब ये लोग हमसे क्या चाहते हैं? स्टाफ मेंबर ने कहा, देखिए मैडम, हम जानते हैं कि सुपरवाइजर ने आपको यहाँ से जाने के लिए कहा था, पर अचानक से इन्वेस्टर्स आपसे मिलना चाहते हैं, स्पेशली लारा के भाई। पता नहीं क्यों पर वो आपको ढूंढ रहे हैं, इसीलिए डायरेक्टर सर ने सबको ऑर्डर्स दिए कि हम लोग आपको ढूंढें। फॉर्चुनेटली आप मुझे जल्दी मिल गई, इसीलिए मैंने आपको कह दिया। सिक्योरिटी ऑफिसर भी उन्हीं के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए कह रहा है, इसीलिए ज्यादा देरी ना करते हुए आप दोनों को अंदर चलना चाहिए। पल्लवी चिराग दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें पता था कि शायद ये सब क्यों हो रहा है। तभी उन दोनों ने एक साथ कहा, फाइन, हम चल रहे हैं। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर तो गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है, पर पल्लवी चिराग उस स्टाफ मेंबर के पीछे जाते हैं ताकि इन्वेस्टर से मिल सके। चिराग ने अपने मन में सोच लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे उसे अपना रोल ही क्यों ना छोड़ना पड़े, पर वो पल्लवी को कुछ नहीं होने देगा। वो उसे किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करेगा। चिराग पल्लवी उसी कमरे की तरफ से आ रहे थे जहाँ पर लारा का भाई बैठा हुआ था। वैसे अभी तक लारा के भाई की हिस्ट्री नहीं बताई गई है,
तो हम आपको बता देते हैं कि वो एक्चुअल में लारा का रियल भाई नहीं है, ये उसका मुंह बोला भाई है। दरअसल बचपन में लारा की मॉम ने इसे अपना बेटा माना था, तब से लारा इसे अपना भाई मानती है। पर इनका कोई खून का रिश्ता नहीं है, इसीलिए वो लारा की बात काफी कम मानता है, क्योंकि उसने कभी लारा को दिल से नहीं अपनाया। वो उसे हमेशा खुद से दूर ही रखता था। बस वो कहने के लिए उसका भाई था, पर शायद कहीं ना कहीं लारा उसे पसंद करती थी, एक भाई के तौर पर नहीं बल्कि दूसरे तरीके से। वैसे उसने ये कभी भी किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो डरती है। वैसे उसका नाम आरव माहेश्वरी है। दिखने में वो काफी हैंडसम है और एक काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। डायरेक्टर उसके साइड में खड़े होकर उससे माफी मांग रहे थे। उन्होंने कहा, मैं माफी चाहता हूँ, आज जो कुछ भी सेट पर हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आज उन लड़कियों ने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, पर आप चिंता मत करिए, मैं उन्हें इस चीज की बराबर सजा दूंगा एंड उन दोनों से ही आपसे पर्सनली माफी मांगने के लिए भी कहूंगा। लारा बहुत ध्यान से आरव को देख रही थी। उसके चेहरे पर वो एक्साइटमेंट अभी भी बनी हुई थी, क्योंकि उसे तन्वी से मिलना था और लारा जानती है कि उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता रह चुका है। क्यों उसका मुंह बोला भाई तन्वी से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड हो रहा है। लारा को ये उम्मीद थी कि शायद उसका भाई पल्लवी चिराग को सजा जरूर देगा, क्योंकि उसने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की है। उसे इस चीज की भी खुशी हो रही थी कि आज आरव बिना नाटक किए उसके सेट पर आ गया था। इससे अच्छी बात इस वक्त लारा के लिए कोई सी भी नहीं हो सकती थी। वैसे भी उसे हमेशा से यही लगता रहा है कि आरव अब कभी भी उसकी परवाह नहीं करता है, नहीं उसकी कोई बात मानता है। आज तक उसे ऐसी फीलिंग नहीं आई कि वो उसके कभी भी पास रहा है। दोनों हमेशा ही दूर रहते थे, पर क्योंकि आज वो सेट पर आया हुआ है तो लारा के लिए ये सबसे अच्छी बात थी। उसने सोचा कि क्यों ना आरव की सिंपैथी गेन की जाए। तभी उसने कहा, डायरेक्टर सर, मेरा यकीन मानिए, मैं इस मैटर को नहीं खींचना चाहती थी और ना ही मैं ये चाहती थी कि इस चीज पर लोग बार बार बात करें, पर उस लड़की ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। सेट पर जो कुछ भी हुआ वो विद्युत की वजह से हुआ था। मैंने उस चीज का बुरा नहीं माना, क्योंकि मैंने भी गलती की थी, पर उस लड़की ने मुझे जानबूझकर सबके सामने थप्पड़ मारा। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितना एम्बैरेसिंग था। डायरेक्टर ने कहा, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है। एक बार वो यहाँ पर आ जाए तो मैं इस पर जरूर एक्शन लूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं उन दोनों को जरूर अच्छा खासा लेसन दूंगा, स्पेशली उसे जिसने तुम्हें मारा। डोंट वरी। लारा ने बस उसे हाँ कहा। इतनी ही देर में वो सुनते हैं कि कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला तो आरव की सारी अटेंशन उस दरवाजे की तरफ चली गई, क्योंकि वो इसी उम्मीद से देख रहा था कि तन्वी आई होगी। पर इस बार भी उसे डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगी। उस दरवाजे पर तन्वी नहीं बल्कि चिराग खड़ा हुआ था, वो भी अकेला। उसने पल्लवी को कुछ दूर रुकने के लिए कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पल्लवी को कोई भी प्रॉब्लम हो। पहले वो सारी चीजें खुद हैंडल करना चाहता था। चिराग भी चुपचाप उस दरवाजे पर खड़ा था, पर आरव उसके पीछे देखने लगता है कि कहीं तन्वी उसके पीछे तो नहीं है, पर वो वहां पर नहीं थी। इससे पहले कि आरव कुछ कहता, लारा ने चिल्लाते हुए कहा, वो लड़की कहाँ पर है जो तुम्हारे साथ थी? चिराग तो अब लारा से थक चुका था। वो उससे एक दिन में इतनी बार लड़ चुका था कि अब उसे फिर से उसे जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। पर क्योंकि डायरेक्टर और इन्वेस्टर दोनों ही वहां पर बैठे हुए थे, इसीलिए उसने कहा, देखो लारा, इन सबसे उसका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उसे दूर रखो। बस बहुत हो गया, अब ये ड्रामा बंद करते हैं। लारा ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम अच्छे से जानते हो कि उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा था, वो भी सबके सामने। तो उसका इन सबसे लेना देना कैसे नहीं है? ये सब उसकी वजह से हो रहा है और तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। आर यू सीरियस? चिराग ने बहुत ही शांति से जवाब देते हुए कहा, देखो, अगर तुम्हें शिकायत है तो तुम मुझे उसकी सजा दे दो। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ एंड तुम जो कहोगी मैं वो भी कर लूंगा। पर प्लीज उस लड़की को जाने दो, बहुत हो गया है, उसने काफी कुछ सहन कर लिया। इतना कहने के बाद चिराग अपना सर नीचे झुका लेता है, पर उसे डर नहीं लग रहा था। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। वैसे भी जो नॉर्मल एक्टर होता है, जिसका कोई बड़ा नाम नहीं होता, वो डायरेक्टर और इन्वेस्टर के सामने हमेशा चुप रहता है, साथ में डरा हुआ भी, क्योंकि उसे चिंता रहती है कि कहीं वो फिल्म ना खो दे या फिर उसके साथ कुछ इससे भी बुरा ना हो जाए। पर चिराग बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर खड़ा हुआ था, ताकि इन्वेस्टर को ये लगे कि गलती उसकी नहीं है बल्कि लारा की है, और वो डरने वालों में से नहीं है। उन लोगों के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशंस आ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या बोलना चाहिए। सब लोग एकदम से चुप हो गए थे। एक ऑकवर्ड साइलेंस आ गई थी। काफी देर सोचने के बाद आरव ने कहा, ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिलेशनशिप है?
चिराग ने एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। उस कमरे में मौजूद हर एक इंसान शॉक में था, यहाँ तक कि डायरेक्टर भी। लारा अपने शौक से बाहर आती है और फिर उसने कहा, ग्रेट, इसका मतलब वो थर्ड ग्रेड लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वैसे सच बताऊं तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत जमती है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम तो सेकंड क्लास एक्टर और वो लड़की भी फालतू है। तुम दोनों घटिया लोगों ने मुझ पर हाथ उठाया, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इसका तो बदला मैं लेकर रहूंगी। आरव चिराग की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो तन्वी को अपनी गर्लफ्रेंड बताएगा। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी चिराग की जान ले लेगा। उसने गुस्से में कहा, क्या कहा तुमने? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम सच कह रहे हो ना? चिराग ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वैसे तो चिराग ने पहले फेक न्यूज फैलाई थी ताकि लोगों का ध्यान उस पर जाए, पर अब शायद वो इस चीज को रियल बनाना चाहता था और ये चीज रियल बन भी चुकी थी। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों न इस चीज का फायदा उठाया जाए। पर इन्वेस्टर ये बात सुनकर बौखला जाता है। फिर उसने उठकर कहा, मुझे इसी वक्त बताओ कि वो कहाँ पर है। लारा ने भी इस चीज का फायदा उठाते हुए कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर गैंग अप करने की? अब तुम देखो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम दोनों नहीं बचने वाले। भाई, इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा। आपको मेरा बदला लेना ही होगा। चिराग ने जल्दी से कहा, सर आप बेफालतू में इतना गुस्सा हो रहे हैं। हम दोनों के बीच का मैटर है ये। इसका लारा से कोई लेना देना नहीं है, ना ही आपको इन सबसे कोई मतलब होना चाहिए। ये एक पर्सनल मैटर है। आरव को काफी गुस्सा आ रहा था कि आखिर में चिराग उससे ये क्या कह रहा है। उसका इन सबसे लेना देना कैसे नहीं है? वो उसकी तन्वी की बात कर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड की, तो ऑफ कोर्स उसका रिलेशनशिप है ये। आखिर उसकी परमिशन के बिना वो तन्वी को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बता सकता है? वहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट हो चुका था। कोई भी किसी को कुछ नहीं कह रहा था। सब लोग थोड़ी टेंशन में आ चुके थे। कोई किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। चिराग को लग रहा था कि शायद आज उसका और उसके इन्वेस्टर का झगड़ा होने वाला है। डायरेक्टर को भी यही डर था कि आज तो उनके बीच में झगड़ा होगा, क्योंकि चिराग ने लारा को परेशान किया है तो इसका बदला तो वो लेगा ही। इससे पहले कि आगे कोई भी दूसरा ड्रामा होता, पल्लवी कमरे के अंदर आती है और उसने अपनी तेज आवाज में कहा, इस लारा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मैंने किया है। इस पर हाथ भी मैंने उठाया है और इसे सबक भी मैंने ही सिखाया था। इसका चिराग से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए प्लीज अगर आपको एक्शन लेना है तो मुझ पर लीजिए, इन पर नहीं। जब वहां मौजूद लोगों ने पल्लवी को देखा तो सब लोग हैरान रह गए और चिराग ने धीरे से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने कहा था ना कि बाहर रहना। पर पल्लवी ने चिराग की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा डायरेक्टर से कहा, सर इन सब में मेरी गलती है तो आप मुझे सजा दीजिए, इन्हें नहीं। अगर मैंने लारा को मारा है तो मुझे उस गलती की सजा मिलनी चाहिए। चिराग ने तो मुझे रोकने की कोशिश की थी। लारा भी फालतू में इनका नाम बीच में लेकर आ रही है। अगर इन लोगों में हिम्मत है तो ये लोग मुझे आज सजा दे सकते हैं, पर चिराग को कोई कुछ नहीं करेगा, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिराग और लारा दोनों ही ये सुनकर शॉक रह गए थे। क्या सच में पल्लवी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उन लोगों से भिड़ने तक के लिए तैयार हो गई थी? वो अकेली इन्वेस्टर के साथ फाइट करना चाहती थी, वो भी सिर्फ चिराग के लिए। तो वहीं पल्लवी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। उसे और लोगों का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके लिए एक इन्वेस्टर की गर्लफ्रेंड होना या फिर बहन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आखिर इसमें ऐसा क्या है? वैसे भी काफी लोगों को ये नहीं पता कि पल्लवी खुद भी इन्वेस्टर है। उसके भाई ने उसके नाम से फिल्म के अंदर पैसा लगा रखा है, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो भी इस फिल्म की इन्वेस्टर हुई। तो जितनी पावर लारा के पास है उससे कहीं ज्यादा पावर पल्लवी के पास है। पर इस वक्त पल्लवी बस इसी चीज का इंतजार कर रही थी कि कब वो लोग चिराग को हाथ लगाए और वो उन सभी की बैंड बजाए, क्योंकि पल्लवी नहीं देख सकती थी कि उसके आइडियल को कोई परेशान करने की कोशिश करे। पल्लवी ने आरव को देख लिया था। वैसे वो पहले नहीं मिले थे, पर उसने उसके बारे में काफी बातें सुन रखी थी और जब आरव को पता चला कि चिराग इसके बारे में बात कर रहा है तो उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वो भी गायब हो गया। फिर उसने चिराग से कहा, तो इसका मतलब अभी कुछ देर पहले जिस गर्लफ्रेंड के बारे में तुम बात कर रहे थे वो ये लड़की है, यानी ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? कहीं ना कहीं आरव को बहुत खुशी हो रही थी। वो भी रिलैक्स हो गया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये तन्वी नहीं है तो इसका मतलब उसने जो उम्मीद रख रखी है
वो अभी भी कायम है। और अब तो वो शांत हो गया था, पर लारा अभी भी शांत नहीं हुई थी। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, भाई आप क्या सोच रहे हैं? ये वही लड़की है जिसने मुझे सबके सामने मारा था। आपको इसे सबक सिखाना ही होगा। लारा की बात सुनकर पल्लवी को काफी तेज गुस्सा आता है और तभी उसने कहा, अगर तुम लड़ना चाहती हो या बदला लेना चाहती हो तो तुम पर्सनली आकर मुझसे फाइट करो। तुम एक लड़के के पीछे छुप कर अपना बदला लेना चाहती हो तो तुम किसी काम की नहीं हो। आखिर में भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा खासा शरीर दिया है, तुम्हारे हाथ पैर है और सब कुछ सही सलामत है, तो तुम खुद की लड़ाई खुद नहीं लड़ सकती? क्या तुम्हें लड़ाई करने के लिए अब लड़कों का सहारा लेना पड़ेगा? ओह माय गॉड, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर निकली। सब लोग पल्लवी की ये डेयरिंग बात सुनकर हैरान थे। सच में वो सामने वाले की इंसल्ट करने में कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, स्पेशली लारा की। उन दोनों का तो 36 का आंकड़ा बैठ गया था। चिराग ने भी सोचा कि अब उन लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं है, उन लोगों ने अपने डिसीजन ले ही लिए होंगे। वैसे भी पल्लवी उन्हें सुना चुकी थी, तो अब जो भी फैसला होगा उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पल्लवी को कुछ देर देखने के बाद वो आरव की तरफ देखता है। फिर उसने कहा, मिस्टर आरव, आपने क्या फैसला लिया है? आप आगे क्या करने वाले हैं? वैसे तो चिराग को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी जो कोई भी एक्टर नहीं चाहेगा। शायद इतना कहने के बाद वो फिल्म के अंदर अपना सपोर्टिंग रोल भी खो दे, या उससे भी ज्यादा कुछ बुरा हो सकता था। अगर विद्युत यहाँ होता तो वो कुछ नहीं होने देता, पर वो भी यहाँ पर नहीं था, तो चिराग ने खुद को सब चीजों के लिए प्रिपेयर कर लिया था। शायद आज सेट पर उसका आखिरी दिन था। सब लोग आरव को देख रहे थे, क्योंकि आखिरी फैसला उसका ही होने वाला था। चिराग को फिल्म के अंदर रखना है या नहीं, ये सिर्फ वही डिसाइड करने वाला था। पर आरव तो कुछ और ही सोचने में बिजी था। उसे इन सब से कोई लेना देना नहीं था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि चिराग इस फिल्म के अंदर किस रोल में है और वो क्या कर रहा है। उसे एक बार के लिए इस चीज पर गुस्सा जरूर आया था कि उसने तन्वी को अपनी गर्लफ्रेंड बोला था, पर वो गलत फहमी थी। उसने तन्वी को नहीं बल्कि पल्लवी को अपनी गर्लफ्रेंड बताया था। जब ये चीज सॉर्ट आउट हुई तब उसे रियलाइजेशन हुआ कि वो कितना गलत सोच रहा था। डायरेक्टर को एक बार के लिए लगा कि उसे चिराग की साइड लेनी चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो चिराग को फिल्म के अंदर रहने दे। इस गलती के लिए उसे माफ कर दे, पर वो खुद भी असमंजस में पड़ चुके थे कि क्या करना चाहिए। एक तरफ लारा उनके सर पर खड़ी थी, तो दूसरी तरफ बेकसूर चिराग भी उन्हें ही देख रहा था। डायरेक्टर तो यही सोच रहे थे कि उन्हें चिराग की जगह कुछ बोलना चाहिए या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ लारा ने फिर गुस्से में कहा, भाई आप क्या सोच रहे हैं? इसे पनिश करिए, इसने मुझ पर हाथ उठाया है। आपको चिराग को इस फिल्म से इसी वक्त निकलवाना होगा। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आरव ने लारा की एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वैसे भी वो उसे कुछ नहीं समझता था, और आरव में इतनी अकल तो थी कि वो किसी बेकसूर को सजा नहीं दे सकता था। वैसे भी हर बार लारा की ही गलती होती है, वही लोगों को भड़काती है ताकि लोग उस पर हमला करें, और जब वो हो जाता है तो बाद में वो बेचारी बन जाती है। उसके भाई ने ये सब कुछ काफी बार हैंडल किया हुआ है, इसीलिए वो लारा को ही उस टाइम गलत समझ रहा था। इस वजह से वो उसकी साइड भी नहीं ले रहा था। सभी लोग अपनी सांसें रोककर खड़े थे कि क्या होगा, आखिर में इन्वेस्टर का क्या फैसला होगा, उसका जवाब क्या होगा। क्या वो चिराग को फिल्म में रखेगा या फिर उसे निकाल देगा? हर किसी की सांसें अटकी हुई थी। पर इतनी देर में आरव के हंसने की आवाज आती है। क्या सच में वो हंस रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सीरियस भरे माहौल में आरव हंस कैसे रहा था? सब लोग हैरान होकर उसे ही देख रहे थे। जहां उन्हें लगा था कि पता नहीं उसका क्या फैसला आएगा, तो वहीं दूसरी तरफ वो हंस रहा था, और हंसते हंसते ही वो कमरे से बाहर भी चला गया। पर जाते जाते सिर्फ लारा ने सुना था उसने धीरे से क्या कहा, और अपने जाने के पहले कहा, अच्छा हुआ कि वो नहीं थी, थैंक गॉड। ये शब्द लारा के कानों में रिपीट हो रहे थे। इसका मतलब क्या हो सकता था? क्या वो अब तन्वी से मिलने जा रहा है? क्या सच में वो दोनों मिलने वाले हैं? लारा बस यही सोच रही थी और पूरी तरह से टेंशन में आ गई थी। इसका मतलब वो इसीलिए यहाँ नहीं आया था, वो तन्वी के लिए यहाँ आया था। हालांकि ये बात वो शुरुआत से ही जानती थी, पर उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद एक बार उसका भाई उसका साथ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ विद्युत किसी काम से बाहर चला गया था, और तन्वी उसके कमरे में अकेले बैठकर बोर हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर से कैसे टाइम पास किया जाए। तो वहीं कुछ लड़कियों को बातें करते हुए वो सुनती है, और वो लोग लारा और पल्लवी के बीच में हुए इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। उसने कहते हुए सुना, तुम बिलीव नहीं करोगी, पर इन्वेस्टर ने पर्सनली चिराग और पल्लवी को मिलने के लिए बुलाया है। भगवान जाने अब क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता कि चिराग अब इस फिल्म में आगे रहने वाले हैं।
ये भगवान, उन दोनों की रक्षा करना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सब कुछ उस लारा की वजह से हो रहा है। वो हर किसी को कंप्लेन करते फिरते रहती है। कितनी कमजोर लड़की है वो बेचारी पल्लवी। मुझे उसके लिए काफी बुरा लगता है। जब तन्वी ने उनकी बातें सुनी तो वो शॉक हो गई। मतलब अब सब कुछ खत्म होने वाला था। पल्लवी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, ऐसा तन्वी को लग रहा था। पर असल में बात क्या थी वो तो तन्वी खुद भी नहीं जानती थी। तभी उसने बाहर निकलकर उनसे पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप दोनों मुझे बता सकती हैं कि चिराग पल्लवी इस वक्त कहाँ पर है और किस कमरे में है? वो दोनों लड़कियां अचानक से तन्वी को देखकर थोड़ा डर गई थी, पर तभी उन्होंने सामने वाले कमरे की तरफ इशारा करके बताया कि वो लोग वहाँ बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं। तन्वी विद्युत का कमरा लॉक करके फटाफट से वहां पर जाने के लिए निकलती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पल्लवी किसी मुसीबत में फंस जाए। वो वहां पहुंची ही थी कि तभी वो देखती है कि एक बड़ा सा आदमी सामने से चल कर आ रहा है। वो बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रहा था, पर तन्वी को दूर से कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ये वही टाइम था जब आरव हंसते हुए कमरे से बाहर निकला था। तो मतलब कुछ ही पलों में उन दोनों की मुलाकात होने वाली थी। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, तन्वी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तन्वी उसे देखते ही जहां पर खड़ी थी वहीं पर खड़ी रह जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो उसे देखकर जम गई है। उसकी आंखें खुली की खुली और सांसें रुक चुकी थी। क्या वो सच में आरव को अपने सामने देख रही थी, वो भी इतने सालों बाद? तन्वी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे ऐसी किसी जगह पर मिलेगी। इस सेट पर उसे अभी तक 2 ऐसे लोग मिल चुके थे जिनसे मिलने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। पहले आरव नीचे देखकर चल रहा था, पर जैसे उसने ऊपर देखा और तन्वी को अपने सामने देखा तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह गई। वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे थे, वो भी इतने टाइम बाद। अब आगे कहानी कौन सा नया मोड़ लेने वाली थी? आरव और तन्वी दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जम चुके हैं। ना तो कोई किसी को कुछ कह रहा था और ना ही आगे बढ़कर किसी को गले लगा रहा था। बस दोनों शॉक में चले गए थे। आरव को पता था कि तन्वी यहीं पर है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो इसे इस तरह से मिलेगी। 8 साल बीत गए थे। 8 साल उसने तन्वी का इंतजार किया था। वो हर जगह भटकता रहा कि कहीं उसे तन्वी मिल जाएगी और उसका भाई मिल जाएगा। पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि तन्वी उसे कहीं पर भी नहीं मिली। पर जब लारा ने आरव को बताया कि वो उसके ही सेट पर है तो वो दौड़ा दौड़ा आ गया, क्योंकि वो सच में तन्वी को देखना चाहता था। 8 साल उसने बहुत इंतजार किया है। 8 साल पहले की तन्वी में और अब की तन्वी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो पहले मोटी हुआ करती थी, उसका चेहरा गोल मटोल हुआ करता था, पर अब वो पतली हो गई है, साथ में फिट भी। उसका फिगर भी काफी सेक्सी हो चुका था। आरव तो उसे देखता ही रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही तन्वी है जिसके साथ वो 8 साल पहले खेला करता था। उसने अपना काफी वजन कम कर लिया था। उसके चेहरे पर जो फैट जमा हुआ था वो भी गायब हो गया था। अब उसके गाल वैसे नहीं रहे थे, पर फिर भी आरव को तन्वी अभी भी उतनी ही पसंद है जितनी पहले थी। पर आरव उसकी आंखों में दर्द देख सकता था, एक अनहैप्पीनेस देख सकता था। उसे समझ में आ गया था कि तन्वी ने इतने साल बहुत स्ट्रगल किया है। शायद वो अभी तक करती आ रही है। वो उसकी मदद करना चाहता था। आरव ने इस सेट पर आते ही सोच लिया था कि जब भी वो तन्वी को मिलेगा तो उसे जल्दी से अपनी बाहों में भर लेगा, उसे अपनी बाहों में छुपा लेगा और फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। अब तन्वी उसके सामने खड़ी थी। वो उसे गले लगाना चाहता था, उसे शिकायतें करना चाहता था, अपने सवालों के जवाब चाहता था, पर वो डर गया था। वो इस चीज से डर रहा था कि अभी जैसा वो फील करता है, क्या तन्वी वैसा फील करती होगी या उसकी फीलिंग चेंज हुई होगी। वो डर रहा था कि कहीं तन्वी को बुरा ना लग जाए या फिर वो उससे गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि वो लोग 8 साल के लंबे इंतजार के बाद मिल रहे थे। पहले ही मुलाकात में उसे इस तरह से गले लगाना ठीक नहीं था, इसीलिए वो दूर ही खड़ा रहा। वो काफी देर तक तन्वी को ही देखता रहा। उसने येलो कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी जिसमें वो काफी सेक्सी दिख रही थी, साथ में उसका फिगर भी बहुत अच्छा था। तन्वी भी आरव को ऑब्जर्व कर रही थी, पर उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। शायद आरव के मन में जो डाउट आ रहा था वो ठीक ही था। मे भी तन्वी उसे उतना पसंद नहीं करती है जितना वो सोच रहा था। आरव काफी देर सोचने समझने के बाद जल्दी से आगे आता है, अपने दोनों हाथों से तन्वी के कंधे को पकड़ लेता है। फिर उसने बहुत प्यार से कहा, तन्वी
क्या ये सच में तुम हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम इतने सालों बाद मेरी आंखों के सामने खड़ी हो। तन्वी ने भी कहा, हाँ आरव, ये मैं ही हूँ। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने सालों बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ। पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे वो हर इंसान मिल रहा है जिसके मिलने की मैंने शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी। आरव का रिश्ता हम पहले ही बता चुके हैं। उसे लारा की मदर ने अपना बेटा बनाया था, पर सिर्फ मुंह बोला। आरव की फैमिली थोड़ी दूर पर रहती थी। तब से तन्वी की आरव के साथ दोस्ती हुई, पर यह दोस्ती सिद्धार्थ के बाद हुई थी। सिद्धार्थ पहले से इसका दोस्त है। आरव को वहां पर खड़े हुए अपने बचपन के दिन याद आने लगे थे, जब वो तन्वी के साथ समय बिताया करता था। वो शुरुआत से ही तन्वी को पसंद करता था, पर उसने कभी भी अपनी फीलिंग जाहिर नहीं की। यहाँ तक कि जब वो लोग अलग हुए तब भी वो उससे नहीं मिल पाया था। इसीलिए आरव को इतने सालों में पता ही नहीं चला कि तन्वी यहाँ पर है। वो उसे हर जगह ढूंढता रहा, पर तन्वी कहीं पर भी नहीं मिली। तभी उसने अपने चेहरे पर एक फीकी सी स्माइल रखते हुए कहा, तन्वी तुम कहाँ पर थी? तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हर जगह तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश की, पर पता नहीं तुम कहाँ चली गई थी। तन्वी जवाब देने से पहले उसकी आंखों में देखती है। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो कितना गुस्सा है, साथ में एक कड़वाहट भी थी। वो शायद इतने सालों से मिले नहीं थे, इसीलिए आरव गुस्सा था, पर इसमें तन्वी कुछ नहीं कर सकती थी। जब उनके घर में ये ट्रेजेडी हुई तब उसे वो घर छोड़ना पड़ा था, और अपने चाचा का भी। तभी तो वो मुंबई आई थी, क्योंकि मुंबई इतना बड़ा शहर है। शायद इसीलिए उससे कभी भी आरव नहीं मिला। तन्वी के चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसने बहुत सिंपली आंसर देते हुए कहा, मैं इतने सालों से अलग अलग जगहों पर रह रही हूँ। हाल ही में बेंगलुरु शिफ्ट हुई हूँ और वहीं रह रही हूँ। पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम मसूरी में रहते हो? आरव उसकी बात सुनकर थोड़ा सा हैरान था। तभी उसने कहा, तन्वी मेरे क्वेश्चन को काटने की कोशिश मत करो। मुझे सीधे सीधे बताओ कि तुम इतने सालों से कहाँ पर थी? तुम नहीं जानती, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तुम्हारे घर गया, तुम्हारे चाचा से पूछा, लारा से पूछा, पर किसी को कोई आइडिया नहीं था। और निशांत कहाँ पर है? उसका पैर कैसा है? तुम दोनों इतने साल कैसे रहे? कैसे तुम लोगों ने सरवाइव किया? क्या तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं पड़ी? क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? तन्वी ने उसे एक फीकी सी आधी स्माइल देते हुए कहा, माय गॉड, इतने सारे क्वेश्चंस। पर क्या हम लोग इतने क्लोज है कि मैं तुम्हें अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में आंसर दूं? मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं सच में कहाँ पर थी, और बाकी सारी चीजें बताऊं कि इतने सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ? क्या हम सच में इतने करीब है कि मुझे तुम्हें ये सारी चीजें बतानी चाहिए? आरव तन्वी की बात सुनकर थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। आखिर में वो उसे ऐसा कैसे कह सकती है? वो दोनों बचपन से करीब रहे हैं, तो तन्वी को उसके सवालों के जवाब देने चाहिए थे। इससे पहले कि आरव तन्वी से आगे कुछ भी कहता, पीछे से लारा चिल्लाते हुए आती है, भाई भाई आप वहां से क्यों आ गए? आपने मेरा बदला क्यों नहीं लिया? आपको चिराग को सबक। इतना कहते ही वो रुक गई, क्योंकि उसने देख लिया था कि आरव के सामने तन्वी खड़ी हुई है। मतलब उन दोनों का फाइनली आमना सामना हो ही गया। वैसे तो वो ये चीज नहीं चाहती थी, पर उसे पता था कि ऐसा होगा ही। वो उसके साइड में जाकर खड़ी हो जाती है, और फिर उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, ओह तन्वी, तुम भी यहाँ पर हो। व्हाट अ कोइंसिडेंस। इतना कहने के बाद लारा आरव का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, ये जताने के लिए कि वो उसका है। पर इतनी ही देर में आरव अपना हाथ उससे छुड़वा लेता है। आरव आगे बढ़ता है और तन्वी के पास चला जाता है। फिर वो अपने हाथों से उसके चेहरे को पकड़ता है ताकि अपनी तरफ कर सके। उसने थोड़ा फोर्स लगा कर किया था। फिर वो नोटिस करता है कि तन्वी के चेहरे पर लाल निशान हो रखा है, यानी थप्पड़ का निशान, जो अभी तक गया नहीं है। इसके अलावा वो साफ साफ चेहरे पर दिखाई भी दे रहा है। ये चीज आरव को देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तभी उसने कहा, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रखा है? तुम्हें किसने मारा? जब गुस्से में आरव ने ये पूछा कि तन्वी के चेहरे पर किसने मारा है, तो ये सुनकर लारा डर के मारे कांपने लगती है, क्योंकि आखिर में ये काम तो उसी का था। और अगर तन्वी ने आरव को ये बता दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तन्वी ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया और उससे थोड़ा दूर हट गई। फिर उसने एक कड़वी सी स्माइल देते हुए कहा, सीरियसली आरव, क्या तुम सच में यहाँ पर अपनी बहन के कारनामे का रिवेंज उससे लोगे, वो भी मेरे लिए? क्या तुम ये कर पाओगे? तन्वी की बात सुनकर आरव थोड़ा सा रुक जाता है। तभी उसने वापस कंफर्म करने के लिए पूछा, एक मिनट, क्या कहा तुमने? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लारा की तरफ इशारा करते हुए तन्वी ने काफी गुस्से में कहा,
इस लड़की ने मुझे अभी कुछ देर पहले ही मेरे राइट गाल पर थप्पड़ मारा है, तो क्या तुम मेरे लेफ्ट गाल पर थप्पड़ मारने आए हो, या फिर तुम दोनों भाई बहन मिलकर मेरी इससे भी ज्यादा बुरी बैंड बजाने वाले हो? बताओ क्या प्लान है तुम दोनों का? ये सुनकर आरव को काफी गुस्सा आता है और वो बहुत ही गुस्से से लारा को देखने लग जाता है। फिर उसने वापस से तन्वी की तरफ मुड़ते हुए कहा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि इसने तुम्हें मारा है? तुम सच कह रही हो ना? तन्वी ने उसे ताना मारते हुए कहा, ओह प्लीज, तुम इस सेट पर आए हो तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है ना कि तुम यहाँ पर अपनी बहन लारा से मिलने के लिए आए हो? और यह प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हें इस लड़की ने सब कुछ बताया होगा। तो प्लीज आरव, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे तुम दोनों भाई बहन से लड़ने में कोई मजा नहीं आता, और न ही मैं भी लड़के अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हूँ। आरव बेहद गुस्से में तन्वी को देख रहा था कि वो ऐसा कैसे कह सकती है। वो यहाँ पर उससे लड़ने के लिए नहीं आया है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर उसने पूछा, तन्वी, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुमसे मुलाकात करने आया हूँ, ना कि इसके लिए। समझ में आया तुम्हें? और मुझे तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है, तो तुम मुझे गलत समझना बंद करो। तन्वी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आरव ने अभी अभी ये कहा कि वो उससे मिलने के लिए आया है। क्या सच में ये पॉसिबल हो सकता था? इससे पहले कि तन्वी कुछ भी प्रोसेस करती, आरव बहुत गुस्से में लारा को देखने लग जाता है। लारा खुद को क्लेरिफाई करते हुए कहती है, भाई आप इस लड़की की बात मत सुनिए, ये बकवास कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया। लारा डर के मारे कांप रही थी और आरव उसे अपना गुस्सा दिखा रहा था। उसने बहुत तेजी से लारा को कंधे से पकड़ लिया और बहुत बदतमीजी से पूछा, मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल करूंगा, मुझे सच सच बताओ कि क्या तुमने तन्वी के ऊपर हाथ उठाया है या नहीं? मुझे सिर्फ हाँ और ना में जवाब चाहिए। लारा को समझ में आ गया था कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। वो उसे झूठ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि अगर झूठ बोलने की कोशिश करेगी तो वो जल्दी से उसे पकड़ लेगा। फिर उसके बाद शायद उसके साथ इससे भी कुछ बुरा हो सकता है। तभी उसने डरते हुए कहा, हाँ मैंने उसे मारा, पर भाई उसने मुझे प्रोवोक किया था, इस तन्वी ने ही मुझे भड़काया था, इसीलिए मेरा हाथ। बस लारा ने अपना सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं किया था कि ठीक उसी टाइम आरव लारा को काफी तेज थप्पड़ मार देता है। ये थप्पड़ उसे काफी तेज पड़ा था और हमेशा लड़कों के हाथ में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है बजाय लड़कियों के, तो आप लोग समझ सकते हैं कि लारा इस वक्त किस दर्द में होगी। तन्वी के सामने आरव ने लारा को थप्पड़ मारा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तन्वी को हिट किया था। लारा ने इसके बाद कुछ भी नहीं कहा। वो अपना हाथ गाल पर रखकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो वहीं तन्वी ये सीन देखकर हैरान रह गई थी। ये कैसे हो सकता है? क्या सच में आरव ने अभी भी लारा को थप्पड़ मारा, वो भी उसके लिए? ये हॉरिबल सीन देखकर तो तन्वी का उसके साथ रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। वो वहां से भागने लग जाती है, क्योंकि आरव शुरुआत से इतना क्रूअल रहा है। पर आरव उसे जल्दी से आकर पकड़ लेता है। फिर उसने कहा, तुम भाग क्यों रही हो? मैं तुमसे बात करने आया हूँ और तुम हो कि मुझसे दूर जा रही हो। तन्वी काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तभी आरव ने वापस से कहा, क्या तुम्हें एक्टिंग करना पसंद है? क्योंकि तुमने कॉस्ट्यूम तो ऐसे ही पहनी है। अगर तुम्हें ये करना पसंद है तो तुम बोलो, मैं भी तुम्हें इस फिल्म में मेन फीमेल लीड का रोल दिला देता हूँ। तुम्हारे बस हाँ कहने की देर है। लारा ये सुनकर तो हैरान रह गई। अगर आरव इस फिल्म में लीड रोल तन्वी को दे देगा तो फिर उसका क्या होगा? उसका फिल्मी करियर तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। तन्वी आरव का ये शैतान रूप देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो अभी इस वक्त उससे बात करे या फिर उससे कोई भी बहस करे। वो बस अपना हाथ उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी ताकि वहां से भाग सके। पर आरव के अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो अपना हाथ नहीं छुड़वा पा रही थी। तभी उसने घबराते हुए कहा, आरव मेरा हाथ छोड़ो प्लीज, मुझे जाने दो, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी, छोड़ो मेरा हाथ। आरव ने तन्वी की एक बात नहीं सुनी और वो उसे वहां से ले जाने लगता है। उसने कहा, नहीं तुम कहीं नहीं जा रही हो तन्वी, तुम मेरे साथ चलोगी बस। तन्वी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में उसे क्या करना चाहिए। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है, विधु, विधु कहाँ हो तुम? प्लीज मेरी मदद करो। ये चीज तन्वी ने इतनी क्लियरली कही थी कि विद्युत जहाँ पर भी था उसे तन्वी की आवाज सुनाई दे जाती है। उसे पता चल जाता है कि तन्वी उसे मदद के लिए बुला रही है। विद्युत लोकेशन पर इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहा था ताकि उनसे मुलाकात कर सके, पर उसे वो कहीं पर भी नहीं मिले। वो आगे जा रहा था कि इतनी देर में उसे तन्वी की आवाज सुनाई दे जाती है। विद्युत उसकी आवाज सुनकर घबरा जाता है कि आखिर में वो उसे इस तरह से मदद के लिए क्यों बुला रही है। विद्युत भागता हुआ वहां पर पहुंचता है, पर उसे कोई नहीं देखता। जब वो बाहर जाता है तब वो देखता है कि एक कार तन्वी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रही है। किसी आदमी ने उसे जबरदस्ती उस कार में बिठाया था। वैसे वो आदमी और कोई नहीं था, आरव था।
वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, साथ में उसे फोर्सफुली किडनैप करने की कोशिश भी कर रहा था। इसे किडनैपिंग तो नहीं कह सकते, पर एक तरह से वो वही चीज थी। जब विद्युत ने कार को देखा तो वो काफी हाई स्पीड में वहां से जा रही थी। उसने बिना किसी देरी किए पास में खड़ी गाड़ी के ड्राइवर को नीचे फेंका और फिर जल्दी से ड्राइव करने लग गया। आरव अपनी पर्सनल कार में था। उसका ड्राइवर कार को ड्राइव कर रहा था और वो खुद जबरदस्ती तन्वी को पीछे लेकर बैठा हुआ था। तन्वी तो डर के मारे घबरा रही थी। वो उसे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आया था। यहाँ तक कि लारा ने भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। वो चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखती रही। तन्वी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने से डबल स्ट्रेंथ वाले आदमी को खुद से दूर कर पाए। तन्वी इस साइड से अपनी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश तो करती है, पर वो आगे से लॉक होता है, इसीलिए उसकी हर एक कोशिश बेकार चली जाती है। तन्वी बस यही दुआ कर रही थी कि कैसे भी विद्युत को उसकी आवाज आ गई हो और वो उसे बचाने के लिए आ जाए, वरना आज पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा। फिर उसने डरते हुए कहा, आरव, ये तुम क्यों कर रहे हो और क्या कर रहे हो? तुम इस तरह से मुझे जबरदस्ती क्यों लेकर आ गए? आरव ने कहा, मैं तुम्हें क्यों ले आया? इसका क्या मतलब हुआ? तुम मेरी हो तो मेरे साथ रहोगी, समझ में आया तुम्हें? तन्वी, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। एंड ये विदु कौन है? तुम इसे क्यों आवाज लगा रही थी? तन्वी ने कहा, कोई नहीं, वो बस ऐसे ही मैं डर गई थी तो मेरे मुंह में जो आया मैंने वो नाम बोल दिया। आरव ने कहा, ग्रेट, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दे रहा हूँ। इतने सालों बाद तो तुम मुझे मिली हो, तो अब मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? अगर फिर से तुम कहीं गुम हो गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो पागल ही हो जाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। वो तन्वी के काफी करीब आकर उससे बात कर रहा था, जो चीज तन्वी सहन नहीं कर पा रही थी। तभी वो दूसरी साइड देखने लग जाते हैं, पर आरव अपने हाथों के फोर्स से उसके गालों को पकड़ता है और खुद की तरफ कर देता है। उसने कहा, मेरी तरफ देखो। अभी भी तन्वी उसके मुंह के काफी करीब आ गई थी। उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि वो किसी दूसरे लड़के के इतने करीब है। वो विधु के अलावा कभी भी किसी लड़के के इतने करीब नहीं गई। तभी उसने वापस कहा, आरव प्लीज मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर और न ही तुम्हारे साथ रहना है। प्लीज मुझे छोड़ दो, इन सब से तुम कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। आरव ने एक डेविल स्माइल देते हुए कहा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस अभी तुम्हारे साथ बहुत पेशेंटली बिहेव कर रहा हूँ, तो तुम भी वैसे ही रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तन्वी, तुम जानती हो कि मुझे कितना गुस्सा आता है और गुस्से में कुछ भी हो सकता है, तो शांत रहो। तुम 8 साल पहले भी ऐसे ही भाग आई थी और आज भी भागने की कोशिश कर रहे हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देखो तन्वी, मुझे बता दो कि तुम 8 साल पहले कहाँ गई थी? इतने साल तक तुम कहाँ भटक रही थी? अगर तुमने मुझे सच्चाई बता दी तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे दूंगा। तन्वी आरव को बहुत अच्छे से जानती थी। बचपन में भी वो लोगों पर हुक्म चलाया करता था। वो बस अपने डिसीजंस लेता था और सामने वालों को बता देता था, चाहे फिर सामने वाला उसकी बात मानने के लिए राजी हो या ना हो। इससे आरव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लोग उससे काफी डरते थे। तन्वी ने घबराते हुए कहा, मैं दरअसल बात यह कि मैं पढ़ने के लिए बाहर चली गई थी, इसीलिए तुम्हें इतने साल से नहीं मिल पाई। आरव ने पूछा, अच्छा तो तुम कहाँ पर पढ़ने के लिए गई थी? तन्वी ने उसके क्वेश्चन का जवाब तो नहीं दिया, पर आगे कहा, देखो सब ठीक हो चुका है। अब हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं रही जो पहले थी। निशांत के पैर भी ठीक हो रहे हैं, वो रिकवर कर रहा है, सब कुछ ठीक हो चुका है। तुम्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरव ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तन्वी ने कहा, आरव देखो, मैं अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत बुरा था और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी मेरी तकलीफ समझ में आएगी। मैं सच में उससे अभी भी उभरी हूँ, तो प्लीज हम मेरे पास्ट के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। अब मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया है, तो क्या अब तुम मुझे जाने दे सकते हो? आरव ने काफी गुस्से में कहा, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी और हमेशा मेरी ही रहोगी, तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मुझे डर है कि मैं पहले की तरह तुम्हें खो दूंगा। इतना कहते आरव तन्वी को अपने पास खींचता है और जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। तन्वी तो ये चाहती भी नहीं थी, पर उसने इतना फोर्स लगा रखा था कि तन्वी उसे खुद से दूर भी नहीं कर पा रही थी। वो उस टाइम बहुत मजबूर और बेसहारा महसूस कर रही थी। अगर विद्युत यहाँ होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तन्वी को गुस्सा आता है और वो आरव का सर जोर से पकड़ के सीट से भिड़ा देती है, ताकि वो कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाए। आरव को इस चीज से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। वो एक बार फिर से तन्वी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इससे पहले कि इस बार उन दोनों के बीच में किस होती, सडनली उसकी कार को एक दूसरी कार आकर हिट कर देती है, जिससे वो आगे की तरफ जाकर गिर जाता है। और तन्वी ने सीट को पकड़ रखी थी, तो वो अपनी ही जगह पर बैठी रहती है। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि विद्युत ने आरव की कार को रोकने के लिए जानबूझकर टक्कर मारी है।
दोनों की गाड़ी की टक्कर काफी तेज हुई थी। ऐसे में एक बार के लिए दोनों ही अपनी सीट से हिल जाते हैं। तन्वी को लगा कि आज उनकी गाड़ी का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो ही गया है, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि विद्युत ने ज्यादा तेज गाड़ी को टक्कर नहीं मारी। तन्वी को सर में लगी थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। जब उसने आंखें खोली तब उसने देखा कि वो आरव की बाहों में है। तभी वो जल्दी से खुद को उससे दूर कर लेती है। ठीक इसी वक्त वो देखती है कि उसकी कार की विंडो पर कोई नॉक कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब विद्युत वहां पर खड़ा हुआ था। फाइनली तन्वी को रिलीफ मिलता है। वो विंडो की तरफ आकर चिल्लाते हुए कहती है, विद्युत, मैं यहाँ पर हूँ। उसके एक्शन से आरव को थोड़ा अजीब लगता है। तभी वो पूछता है, अब ये इंसान कौन है? उसने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि उनकी विंडो पर ब्लैक पेपर लगे हुए थे, जिससे सामने वाले का चेहरा क्लियरली नहीं दिख रहा था। तन्वी ने तो विद्युत को पहचान लिया था, पर आरव नहीं पहचान पाया। तन्वी आरव को खुद से दूर ही रखती है। तभी आरव जल्दी से गाड़ी का शीशा खोलता है। अब विद्युत का चेहरा उसे साफ दिख रहा था। विद्युत को अपने सामने देखकर तन्वी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो इस जगह से निकलना चाहती थी, पर निकल नहीं पा रही थी। उसी टाइम ये नोटिस भी करती है कि वो लोग शूट लोकेशन से काफी दूर आ चुके हैं। विद्युत ने वैसे भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने अभी अपना ब्लैक सूट पहना हुआ था। विद्युत भी आरव को देख सकता था और अंदर बैठी तन्वी को भी। इससे पहले कि वो सब कुछ कहता, आरव ने कहा, बोलो विद्युत, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुमने इस तरह से हमारी गाड़ी को टक्कर क्यों मारी? विद्युत काफी फेमस एक्टर था, इसीलिए उसे लोग बहुत जल्दी पहचान लेते थे। और इस बार तो ना उसने मास्क लगाया था और ना ही कैप पहनी हुई थी, इसीलिए आरव ने उसे बड़ी जल्दी पहचान लिया था। विद्युत ने सीधी सीधी तरीके से कहा, इसे जाने दो। आरव ने भी कहा, क्यों? मैं इसे क्यों जाने दूं? और आपका इससे कोई रिलेशन है क्या? एंड क्या आपको दूसरों के मैटर में टांग अड़ाने का ज्यादा शौक है? इस वक्त आरव ने तन्वी के कंधों पर हाथ रखा हुआ था और उसे खुद की तरफ खींचा हुआ था। कि देखकर तो विद्युत को काफी गुस्सा आ रहा था। अगर वो नजरों से किसी को मार सकता तो अभी तक पता नहीं आरव के ऊपर कितना बड़ा हमला हो चुका होता। वो बिल्कुल नहीं देख सकता था कि उसकी वाइफ को कोई दूसरा आदमी छू रहा है, वो भी उसकी नजरों के सामने। आरव के एक्शन से विद्युत को एक चीज तो समझ में आ गई थी कि वो तन्वी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और शायद इसीलिए उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा है। अगर वो इस वक्त कोई भी सीन क्रिएट करेगा या फिर आरव से झगड़ा करेगा तो वो तन्वी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वो बहुत पेशेंटली वहां पर खड़ा था। आरव बार बार तन्वी और विद्युत को देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में विद्युत उसके लिए यहाँ पर क्यों आया, क्यों उसने तन्वी के लिए उसकी गाड़ी को टक्कर मारी। तभी उसने जल्दी से पूछा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप इसके साथ क्या रिलेशनशिप में हैं? आप दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? तब शायद मैं इसे छोड़ने की सोच सकता हूँ। विद्युत आरव को जवाब देने ही वाला था कि तभी तन्वी ने कहा, हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैंने जानती भी नहीं हूँ। विद्युत तन्वी की ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गया। आखिर में उसने ये क्यों कहा कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है? वो किस चीज से डर रही है? और क्योंकि तन्वी जवाब दे चुकी थी इसीलिए विद्युत ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो ये जानता है कि उसकी वाइफ काफी समझदार है। अगर उसने ये कहा है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा ही, इसीलिए उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। आरव को बड़ी खुशी हो रही थी। तभी उसने वापस कहा, आप तो बताइए मिस्टर विद्युत, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप दोनों के बीच में तो कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, तो फिर मैं आपके कहने पर इसे क्यों छोड़ दूँ? आप जरा मेरी गाड़ी से दूर हटिए, हमें जाने में देर हो रही है। तन्वी ने कहा, हाँ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। विद्युत थोड़ा सा पीछे हट जाता है। आरव अपनी गाड़ी का शीशा फिर से बंद कर लेता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तन्वी देख सकती थी कि विद्युत कितना ज्यादा अपसेट लग रहा था। वो उसके जवाब को सुनकर शॉक भी हुआ था, पर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। काफी कम लोग ये जानते हैं कि आरव के पास काफी पावर है, क्योंकि वो पूरे इंडिया में अपना बिजनेस करता है, खासकर हिमाचल की साइड। उसका ड्रग्स का भी बिजनेस है, जिस वजह से उसे पुलिस नेता, सारी हायर अथॉरिटीज और अंडरवर्ल्ड सबसे उसने रिश्ता रखा हुआ है। वो इस वक्त अपनी टेरिटरी में था। अगर विद्युत कोई भी सीन क्रिएट करता या फिर वो उसे जरा सा भी हाथ लगाने की कोशिश करता तो ये चीज विद्युत के लिए अच्छी नहीं होती। वो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, यहाँ तक कि आरव की कार में गन भी रहती थी। इसीलिए तन्वी ने कहा था कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विद्युत किसी भी मुसीबत में फंस जाए। उसे तो आरव के बारे में शुरुआत से ही सब कुछ पता है, पर विद्युत कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ तक कि बहुत से लोग आरव को सिर्फ एक सिंपल सा बिजनेसमैन ही समझते हैं। उसके पीछे की सच्चाई काफी कम लोगों को पता है। उन लोगों का ड्राइवर कार चला रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि विद्युत की कार पीछे पीछे आ रही है। फिर उसने अपने मालिक से कहा, सर, जो कार अभी हमसे टकराई थी वो हमारा पीछा कर रही है।
जैसे ही ड्राइवर ने आरव को बताया तो वो जल्दी से साइड वाले कांच में देखता है। हाँ, सच में विद्युत की कार उनका पीछा कर रही थी। आरव को समझ नहीं आया कि अब विद्युत को क्या चाहिए। तभी उसने पूछा, ये हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? कहीं तुमने मुझसे कुछ झूठ तो नहीं बोला? तुम दोनों का सच में कोई रिलेशनशिप है क्या? तन्वी ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। वो मेरे कुछ भी नहीं लगते, बल्कि मैं तो उन्हें सिर्फ फिल्म लोकेशन पर ही मिली थी। मुझे नहीं पता कि ये हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं। आरव ने कहा, अच्छा, अगर ये बात है तो फिर ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है? क्या इसे पता नहीं कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है? तन्वी ने कहा, ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से तुम मुझे गाड़ी में बिठा कर लाए हैं, इससे इन्हें लगा होगा कि शायद तुमने मुझे किडनैप कर लिया है एंड इन्हें गलतफहमी हो गई है। आरव ने कहा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, पर फिर भी तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ। इसीलिए अगर आगे से कुछ भी हुआ तो तुम्हें पता है कि तुम्हें तुम्हारे कार्ड कैसे प्ले करने हैं। प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत करना। तन्वी ये सुनकर ज्यादा डर गई। वो विद्युत के साथ उसी टाइम वहां से जाना चाहती थी, पर वो बिल्कुल मजबूर हो गई थी। उसने आरव को हाँ में गर्दन हिलाकर अपना जवाब दिया और चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लग गई। 15 मिनट बाद उसकी गाड़ी एक बड़े से घर के आगे आकर रुक जाती है। वो पहाड़ों के बीच में कहीं बना हुआ था। तन्वी को तो वो जगह भी नहीं पता थी कि वो आखिर में कहाँ आ गई है, पर ऐसा लग रहा था कि शायद ये आरव का फार्म हाउस है, जहाँ पर वो अक्सर रुकने के लिए आया करता है। ड्राइवर ने भी कहा, सर उस कार ने भी हमारा पीछा करना छोड़ दिया है, शायद वो आधे रास्ते से ही चले गए। आरव ने इसे कोई जवाब नहीं दिया। वो तन्वी को लेकर अंदर की तरफ चला गया। वो घर काफी बड़ा था। वहां पर अजीब अजीब तरह की बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। साथ में दीवारों पर बंदूकें भी लटकी हुई थी। वहां पर बहुत ज्यादा नौकर नहीं थे, सिर्फ 2 से 3 लोग ही काम कर रहे थे। आरव अपना जैकेट उतारकर साइड में रख देता है और तन्वी को सोफे पर बैठने का इशारा करता है। तन्वी चुपचाप वहां पर बैठ जाती है। आरव उसके साइड में बैठा हुआ था। ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था, पर तन्वी को कुछ देर उसे सहन करना ही पड़ेगा। तन्वी देख सकती थी कि आरव पहले से काफी चेंज हो चुका है। वो पहले भी पावर में रहता था और अब भी वो पावर में ही है। बस फर्क इतना है कि पहले वो अपने डैड के बलबूते पर लोगों पर हुक्म चलाता था और अब उसने खुद इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना लिए हैं कि सब लोग उससे डरते हैं। लारा भी उसी के सपोर्ट पर इंडस्ट्री में चल रही है। तन्वी को इस तरह से खोया हुआ देखकर आरव ने पूछा, अच्छा मुझे ये तो बताओ कि आखिर में तुम इतने साल तक कहाँ गायब हो गई थी? ना मुझे कभी मिली, ना मुझसे कभी बात करने की कोशिश की। क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही थी? और जब तुम्हारे घर पर वो आग लगी तो उसके बाद तुम कहाँ चले गई थी? तुमने मुझसे कभी मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? तन्वी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और आरव को इस चीज का थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो अपना मुंह नहीं खोल रही थी। तभी उसने कहा, तन्वी ये मत समझना कि अगर तुम नहीं बोलोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे पास्ट का इसी वक्त पता लगा सकता हूँ। मैं हर एक चीज का पता लगा सकता हूँ कि तुम कहाँ पर थी, क्या कर रही थी और अभी क्या करते हो। जब मैं सेट पर आया तब से मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और देखो, सेट पर आने के आधे घंटे में ही मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तन्वी ने कहा, नहीं आरव, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताना चाहती हूँ, पर वो। इससे पहले कि तन्वी अपना सेंटेंस कंप्लीट करती, अचानक से आरव का फोन बजने लगता है। जब उसने कॉल पिक किया तो उसने कहा, क्या तुम श्योर हो कि उसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है? लगता है वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। खैर कोई बात नहीं, आने दो उसे। एक बार वो यहाँ पर आ जाए तो मैं खुद ही उसे हैंडल कर लूंगा। तन्वी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। आखिर में किसने उसके लिए पुलिस कंप्लेंट की होगी? कहीं ये विद्युत की बात तो नहीं कर रहा है? जो भी सामने कॉल पर था, उसकी बात सुनने के बाद आरव ने एक फीकी सी स्माइल दी और कहा, ये विद्युत पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। आखिर में ये होता कौन है ये कहने वाला कि मैंने उसकी लेडी को किडनैप करने की कोशिश की है? तन्वी कब से उसकी लेडी हो गई? फिर उसने डायरेक्टली तन्वी से पूछा, तुम विद्युत के लिए ज्यादा ही खास हो? यू आर हिज वुमेन? तन्वी इस चीज का उसे पहले जवाब दे चुकी थी, पर इस बार उसे पता नहीं क्या पता चल गया था। तन्वी को समझ नहीं आया कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। डर के मारे उसने पहले तो अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। वो उसके घर में बैठी हुई थी, जवाब तो उसे देना ही पड़ेगा। तभी तन्वी ने कहा, नहीं, मैंने अभी तो बताया कि हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। भले ही विद्युत ने मेहनत करके इंडस्ट्री में अपना कितना भी बड़ा नाम क्यों ना बना लिया हो, भले ही वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसके पीछे कितने भी लोग क्यों ना काम करते हो और उसने कितनों की मदद क्यों ना की हो, पर वो अभी इस स्टेज पर नहीं पहुंचा था कि वो आरव के साथ लड़ सके। आरव का अंडरवर्ल्ड से भी रिलेशनशिप है, तो अगर विद्युत अपनी पावर लगाकर कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा।
विद्युत ने भी कभी गलत कामों में अपना नाम नहीं बनाया, ना ही उसने किसी पर गलत पावर का इस्तेमाल किया और ना ही वो आगे करेगा। इसलिए तन्वी उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। आरव ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जब पुलिस यहाँ पर आएगी तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें उनसे क्या कहना है। आरव कॉल कट कर देता है, पर विद्युत पुलिस को लेकर उसके घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। विद्युत का दोस्त पुलिस डिपार्टमेंट में ही था, इसीलिए उसने बहुत जल्दी पुलिस का अरेंजमेंट करवा दिया था। वैसे तो पुलिस इतनी जल्दी किसी भी नॉर्मल इंसान की कंप्लेन करने पर नहीं आती है, ना ही वो ऐसे केसेस को देखती है, पर क्योंकि कंप्लेन बेस्ट एक्टर विद्युत नुमानी ने की थी, इसीलिए उन्हें आना पड़ा। सेलिब्रिटी इस चीज का कभी कभार अच्छा फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें वैसे भी पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई होती है। अंदर जाने से पहले विद्युत किसी के आने का इंतजार कर रहा था, तभी जल्दी से एक गाड़ी वहां पर आकर रुक जाती है। अमृत निकल कर आता है और डरते हुए विद्युत से पूछता है, क्या बात है विद्युत, तुमने इतनी जल्दी में अपनी शादी का सर्टिफिकेट क्यों मंगवाया है? जब अमृत ने विद्युत से पूछा कि उसने उनकी शादी का सर्टिफिकेट क्यों मंगवाया है, तब विद्युत ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अमृत ने अपना मुंह जरूर बंद कर लिया। साथ में उसके पीछे पुलिस ऑफिसर्स भी खड़े हुए थे, यानी मामला थोड़ा ज्यादा ही सीरियस लग रहा था। अमृत चुपचाप वो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर घर की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले उसने डोरबेल बजाई और एक नौकर आकर दरवाजा खोलती है और उन्हें अंदर आने देती है। जब विद्युत और पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आते हैं तो सबसे पहले वो तन्वी को देखता है। तन्वी सामने सोफे पर ही बैठी हुई थी, उसने अपनी ड्रेस तक चेंज नहीं की थी और दूसरी तरफ आरव भी उसी के साइड में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी, साथ ही साथ एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। और तभी आरव ने पूछा, मेरे तो भाग्य खुल गए कि इतने बड़े एक्टर मिस्टर विद्युत नोमानी मेरे घर पर आए हैं। बताइए विद्युत, मैं आपकी खातिरदारी में क्या कर सकता हूँ? आखिर में ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको मेरे घर तक आना पड़ा? और इसके बाद दोनों ऑफिसर्स उसको देखने लगते हैं। उन दोनों ऑफिसर्स ने स्माइल करते हुए कहा, हेलो मिस्टर आरव, कैसे हैं आप? आरव ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, पर विद्युत को वो देख रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि विद्युत उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहां पर खड़ा हुआ है। वैसे तो वो उन्हें इस घर से बाहर निकाल देना चाहता था, पर वो एक ऐसे मौके की तलाश में था। इतनी जल्दी वो विद्युत को यहाँ से लात मारकर नहीं निकाल सकता था। तो वहीं विद्युत आरव को नहीं बल्कि उसके साइड में बैठी सुंदर सी लेडी को देख रहा था। ये चीज आरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई दूसरा आदमी उसकी तन्वी को देख रहा है। तभी वो जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि तन्वी को अपनी बाहों में ले सके, पर अनलकीली ये कार नहीं थी। इसीलिए जब उसने हाथ आगे बढ़ाया तो तन्वी जल्दी से साइड में हो जाती है और उससे दूर भी चली जाती है ताकि उसके पास ना आना पड़े। विद्युत देख सकता था कि तन्वी कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही है। तन्वी वहां बैठे हुए कांप रही थी और विद्युत को देख रही थी। उसे बस इतना ही डर था कि कहीं उन दोनों के बीच में झगड़ा ना हो जाए और आरव विद्युत को कोई चोट ना पहुंचा दे। वैसे तो विद्युत को लड़ाई करना काफी अच्छी तरीके से आता था, पर वो ये नहीं जानती थी कि आरव के घर में कितने हथियार रखे हुए हैं। विद्युत ने ज्यादा देर चुप ना रहते हुए आगे कहा, आरव, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और हम दोनों से क्या चाहते हो, पर मैं यहाँ पर मेरी तन्वी को लेने के लिए आया हूँ, इसलिए चुपचाप उसे मुझे सौंप दो। आरव ने थोड़े गुस्से में कहा, तुम्हारी तन्वी? सीरियसली? ये सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि तुम तन्वी को तुम्हारा कह रहे हो, पर शायद तुम ये नहीं जानते कि यहाँ हर किसी को पता है कि जब से तन्वी इस दुनिया में आई है उसके बाद से ही ये सिर्फ मेरी है। समझ में आया तुम्हें? तो ये तुम्हारी सपने में भी नहीं हो सकती। ये सुनकर तो विद्युत को काफी तेज गुस्सा आता है और उसे ये सारी चीजें नहीं पता थी। आखिर में ये कब हुआ कि तन्वी शुरुआत से ही आरव की रही है और ये सारी चीजें कभी तन्वी ने उसे बताई भी नहीं। पर अभी इन सबको सोचने का टाइम नहीं था। विद्युत को हैरानी में चुप खड़ा हुआ देखकर आरव ने कहा, तो बताइए मिस्टर विद्युत, इसके अलावा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो प्लीज यहाँ से चले जाइए और हाँ, मुझे इन तन्वी को अकेला छोड़ दीजिए। फिर कभी इनके पास आने की कोशिश मत करना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आरव बार बार तन्वी को खुद का बता रहा था, जो चीज विद्युत से सहन नहीं हो पा रही थी। वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी विद्युत से कहते हैं, देखो अभी हम यहाँ से चलते हैं, हम एक बार बाद में। उन्होंने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं की थी कि विद्युत ने काफी कॉन्फिडेंटली कहा,
ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ और फिर कभी मुड़कर इस जगह पर नहीं आऊंगा, जैसा कि आपने कहा। आरव को लगा कि शायद उसकी धमकी काम कर गई और विद्युत डर के मारे वहां से जा रहा है, पर नहीं, विद्युत कभी किसी से नहीं डरा है। वो तन्वी को हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, क्योंकि चाहे कोई कुछ भी कहे, तन्वी हमेशा से उसी की ही रही है और फ्यूचर में भी उसी की रहेगी। ये देखकर आरव चिल्लाते हुए कहता है, इसी वक्त वहीं पर रुक जाओ, कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। आरव गुस्से में था और ये चीज पुलिस ऑफिसर को पता चल रही थी। वो विद्युत को रोकने की कोशिश करते हैं, पर विद्युत नहीं रुकता। उसे किसी से डर नहीं लग रहा था। उसने तो सिंपली सभी को इग्नोर कर दिया था और मेन दरवाजे से बाहर निकलने से पहले उसने कहा, आरव, क्या अभी भी आपका ज्ञान बांटना रह गया है? अगर हाँ तो आप प्लीज इन पुलिस वालों को सुनाइए, क्योंकि मुझे आपका ज्ञान सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आरव ने फिर गुस्से में कहा, 1 मिनट विद्युत, बहुत हो गया। मैं तुम्हारी बदतमीजी काफी देर से सहन कर रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। सबसे पहले तो तुम मेरे घर में आकर ये क्लेम कर रहे हो कि तन्वी तुम्हारी है, जबकि वो मेरी है। पर फिर भी तुम्हारा ये मानना है तो हम तन्वी से ही कंफर्म कर लेते हैं कि वो किसकी है, ताकि हम दोनों के बीच में कंफ्यूजन ना रहे और ना ही बिना बात का झगड़ा हो। जैसे आरव ने कहा, ठीक उसी वक्त सबकी नजरें आकर तन्वी के ऊपर टिक जाते हैं। तन्वी तो पहले से ही घबरा रही थी, पर उसने इस बार काफी हिम्मत जुटाते हुए ऊपर सर किया ताकि खुद का जवाब दे सके। तन्वी आरव की शक्ल देखकर थोड़ा सा डर गई थी, क्योंकि विद्युत यहाँ पर बिना किसी बैकअप के आया था और उसका इस वक्त आरव से लड़ना भी ठीक नहीं था। इसीलिए वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो क्या करे और क्या नहीं। हालांकि तन्वी आरव को बहुत टाइम से जानती है, उसे पता है कि वो कैसा इंसान है और क्या करता है, उसकी क्या पर्सनालिटी है। अगर वो ये एडमिट कर लेते हैं कि हाँ वो विद्युत की है, तो इसके रिजल्ट्स काफी बुरे आ सकते हैं, पर वो सच्चाई से भाग भी नहीं सकती थी। अब चाहे वो इस चीज को एक्सेप्ट करे या ना करे, पर उसने विद्युत को इन्वॉल्व कर लिया था। विद्युत तन्वी एक दूसरे को देखते हैं और आंखों ही आंखों में उन्होंने काफी सारी बातें भी कर ली थी। तन्वी ने विद्युत को देखकर डिसाइड कर लिया था कि वो अब से आरव से नहीं डरेगी, बल्कि उसका सामना करेगी। आरव उसे इतनी देर से चुप खड़ा हुआ देखकर बोलता है, क्या हुआ तन्वी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बताओ कि तुम किसकी हो? क्या तुम विद्युत की हो? तन्वी ने उसकी आंखों में देखते हुए काफी क्लियरली कहा, हाँ मैं विद्युत की हूँ और उसी की रहूंगी। ये सुनकर तो आरव को काफी गुस्सा आ जाता है और उसने चिल्लाते हुए कहा, What did you say? आरव का गुस्सा देखकर तन्वी डर के मारे पीछे चली जाती है, पर विद्युत उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। तन्वी को हमेशा से ही विद्युत से ताकत मिलती रही है और अभी जब उसने उसकी कमर को पकड़ा ताकि उसे सपोर्ट दे सके, तब भी उसे एक पावर मिली, आरव का सामना करने की पावर। इससे ज्यादा तन्वी को और कुछ नहीं चाहिए था। अब तन्वी को आरव से इतना डर नहीं लग रहा था जितना उसे पहले लग रहा था। अब उसके लिए सारी चीजें आसान हो गई, क्योंकि विद्युत उसके साथ खड़ा था। तन्वी ने डिसाइड कर लिया था कि वो आरव से अब नहीं डरेगी, बल्कि उसका सामना करेगी। बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा। पर अगर अभी भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो विद्युत की है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वो हमेशा डरपोक ही बनकर रह जाएगी, जो वो नहीं चाहती थी। फिर तन्वी ने भी अपनी आवाज को ऊंची करते हुए कहा, शायद तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया है, पर मैं वापस से कह देती हूँ कि हाँ मैं विद्युत की हूँ और हमेशा ही विद्युत की रहूंगी। आई एम हिज वुमेन। और तुम्हें एक चीज ये भी क्लियर मैं कर देती हूँ कि हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। समझ में आया तुम्हें? हम लोग कभी भी साथ नहीं थे, तो तुम मुझे अपना नहीं कह सकते हो। आरव को ये सारी चीजें अंदर ही अंदर काफी गुस्सा दिला रही थी। आखिर में उसकी तन्वी ऐसा कैसे कह सकती है? तभी उसने कहा, देखो तन्वी, तुम मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। बहुत हो गया, ये तमाशा अब यहीं खत्म करते हैं। तुम्हें इस आदमी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो कि मेरे पास कितनी पावर है। ऐसे 100 लड़कों को मैं तुमसे दूर कर सकता हूँ। इसीलिए मेरी बात मानो और मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, इस लड़की से भी ज्यादा खुश। तन्वी को अब आरव से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और उसने आरव के साथ जाने से भी मना कर दिया। वो विद्युत की बाहों में खड़ी थी, जो चीज आरव को अंदर ही अंदर जलाए जा रही थी। उसने एक बार फिर से गुस्से में कहा, तन्वी, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, मेरे साथ चलो। तुम इसके साथ नहीं रह सकती हो। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। आरव इसके बाद उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को देखने लग जाता है। वो दोनों डर के मारे विद्युत के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। फिर उसमें से एक ने कहा, मिस्टर विद्युत, हम यहाँ पर आपके साथ इसीलिए आए थे ताकि आपकी कंप्लेंट सुन सके और पूरे मामले को देख सके, पर यहाँ आकर हमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही है। इसके अलावा शायद आपको पता नहीं है कि आप मिस्टर आरव की मर्जी के बिना उनकी चीज को यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं। आपको उन्हें एक अच्छा रीजन देना पड़ेगा।
तन्वी ने उनकी बात सुनकर जल्दी से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई चीज नहीं हूँ एंड मैं बता चुकी हूँ कि मेरा आरव के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये मेरा कुछ नहीं लगता है तो आप फॉल्स स्टेटमेंट देना बंद कीजिए। आरव ने कहा, तन्वी ये तुम क्या कहे जा रहे हो? तुम्हारा मेरा रिलेशन कैसे नहीं है? क्या तुम्हें याद नहीं, स्कूल में हमेशा तुम मेरे आगे पीछे घूमा करती थी और हम लोग बचपन से साथ में रहे हैं। तुम हर जगह मेरे साथ चलती थी, मेरा साथ दिया करती थी। हम लोग कितनी मस्ती करते थे और एक दूसरे के साथ कितना समय बिताते थे। तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है? तन्वी ने उससे गुस्से में कहा, नहीं आरो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आती थी, बल्कि तुम मेरे पीछे घुमा करते थे। एक और चीज, उस टाइम हम लोगों का 6 लोगों का ग्रुप हुआ करता था। हम लोग हमेशा साथ में रहते थे, तो फिर सिर्फ मैं अकेली नहीं थी जो तुम्हारे साथ रहती थी, बाकी सभी लोग भी थे। अब तुमने इसका गलत मतलब निकाल लिया है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तन्वी की बात सुनकर आरव ने काफी गुस्से में कहा, तो मतलब तुमने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है ना कि हम दोनों के बीच में रिलेशन है? हम दोनों एक साथ रहा करते थे। अब इसी तरह से तुम्हें इस विद्युत के साथ अपना रिलेशनशिप प्रूव करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं कर पाती हो तो इस विला से कोई नहीं जाएगा, चाहे फिर पूरी रात सभी को एक ही जगह पर क्यों ना खड़ा रहना पड़े। मैं किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक कि तुम ये साबित नहीं कर देती कि तुम इसकी हो। विद्युत तन्वी को प्रोटेक्ट करते हुए आगे आता है, क्योंकि आरव काफी गुस्से में लग रहा था और ऐसा भी लग रहा था कि वो उसके साथ पता नहीं क्या कर देगा। तभी विद्युत ने कहा, आरव मुझे नहीं पता था कि तुम्हें दूसरों की वाइफ में इंटरेस्ट है। अगर है तो प्लीज किसी दूसरे की वाइफ पर नजर डालो, मेरी नहीं। आरव ये सुनकर हैरान हो जाता है। क्या सच में विद्युत ने अभी ये कहा कि तन्वी उसकी वाइफ है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? आरव ने काफी गुस्से में उससे पूछा, क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलना। तन्वी तुम्हारी वाइफ है? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कहीं नशा तो नहीं करके आए हो? विद्युत इसके बाद अपने पॉकेट से मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है और उसे आरव को शो करते हुए कहता है, ये मेरी वाइफ है, चाहे तुम मानो या ना मानो, पर तन्वी मेरी वाइफ है और उससे दूर रहो। जैसे ही विद्युत ने सबके सामने उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया तो सब लोग हैरान रह गए। पुलिस ऑफिसर तो शॉक में चले गए थे कि तन्वी विद्युत की वाइफ है। वो लोग बहुत ध्यान से उस मैरिज सर्टिफिकेट को देखे जा रहे थे जो विद्युत के हाथ में था। उस घर में मौजूद किसी को भी ये नहीं पता था कि विद्युत और तन्वी हस्बैंड वाइफ हैं। सबसे ज्यादा शॉक तो आरव को लगा था, क्योंकि उसे तो आज तक यही लगता था कि तन्वी सिंगल है। उसने कभी शादी ही नहीं की, पर वो क्या जानता था कि तन्वी की शादी हो चुकी है। ये इंसिडेंट सिद्धार्थ वाले इंसिडेंट से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि सिद्धार्थ भी तन्वी को पसंद करता है और उसे भी हाल ही में पता चला था कि तन्वी ने शादी कर ली है। तन्वी की सीक्रेट मैरिज की वजह से तन्वी के काफी लवर्स का दिल टूट गया था। विद्युत ने अपना सर्टिफिकेट बाहर निकाला हुआ था और आरव उसे ही छीनने के लिए जा रहा था, पर पुलिस ऑफिसर को वो दिखाने के बाद विद्युत ने जल्दी से उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया, क्योंकि उसे पता था कि आरव सर्टिफिकेट के साथ कुछ भी कर सकता है और ये एक आखिरी एविडेंस बचा है। अगर सर्टिफिकेट फाड़ दिया जाता है या फिर किसी भी तरह से नष्ट कर दिया जाता है तो फिर विद्युत ये प्रूफ नहीं कर पाएगा कि तन्वी उसकी वाइफ है। हाँ, उसके पास उसकी शादी की पिक्चर्स तक नहीं थी, तो इसीलिए प्रूफ करने के लिए सिर्फ वो सर्टिफिकेट ही था। इसके बाद विद्युत ने कहा, अब तो आप लोगों ने प्रूफ भी देख लिया है, यानी अब तन्वी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। सबको पता चल गया होगा कि हम दोनों का क्या रिलेशनशिप है। अगर इससे भी ज्यादा कुछ जानना है तो बैंगलोर आ जाना, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए तैयार हूँ। अगर तब भी मन नहीं भरे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने हम दोनों का रिलेशनशिप साबित कर दिया है, तो इसीलिए क्या अब मैं अपनी वाइफ को यहाँ से लेकर जा सकता हूँ? क्या अब भी किसी को कोई सवाल करना है? कोई कुछ भी नहीं कह रहा था, क्योंकि कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। दोनों ऑफिसर्स तो स्पीचलेस हो चुके थे। उन्हें हस्बैंड वाइफ के बीच में कहने का कोई हक नहीं था। विद्युत ने लीगली ये प्रूफ करके दिखा दिया था कि वो उसकी वाइफ है, तो अब कहने के लिए वैसे भी कुछ नहीं बचा है। उसे सारे राइट है कि वो तन्वी को यहाँ से लेकर जा सकता है। विद्युत ने किसी के भी जवाब का इंतजार नहीं किया और वो तन्वी को वहाँ से लेकर जाने लगता है, पर फिर भी आरव ने कहा, रुक जाओ। इसके बाद वो भागता हुआ आगे आता है ताकि तन्वी को खुद की तरफ खींच सके, पर विद्युत ने तन्वी को साइड में कर दिया था और आरव को काफी तेज लात मारी थी ताकि वो दूर चला जाए।
आरव तब भी कुछ नहीं करता है और फिर से एक बार तन्वी को लेने के लिए वापस पास में जाता है, पर इस बार विद्युत ने उसे बुरी तरह से मारा। विद्युत ने उसे लात मारी और साथ में पंचेस भी मारे। ऐसे करके उन लोगों के बीच में काफी बड़ा झगड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, वो भी तन्वी के लिए, और तन्वी भी विद्युत का पूरा साथ दे रही थी। उसने भी आरव को खुद को हाथ नहीं लगाने दिया। तन्वी को थोड़े बहुत एक्शंस आते थे, इसीलिए उसने भी कुछ हद तक आरव से लड़ाई कर ही ली थी। यह काफी अच्छी बात थी कि उस टाइम आरव के बॉडीगार्ड्स उसके साथ नहीं थे, इसीलिए उन लोगों को लड़ते हुए किसी ने नहीं रोका। और वो जो दोनों पुलिस ऑफिसर्स थे वो तो खुद ही आंख बंद करके खड़े हुए थे, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं था। तन्वी आरव को धक्का मारकर उस कमरे से बाहर चली गई थी और विद्युत भी उसे कुछ देर मारकर बाहर आ गया था। दोनों ही अमृत की लाई हुई कार में बैठ जाते हैं। आरव चिल्लाता हुआ बाहर आता है, रोको उन्हें, रोको, कोई उन्हें यहाँ से जाने नहीं देगा, रोको। पर फिर उसे याद आता है कि इस घर में उसका कोई भी बॉडीगार्ड नहीं है और जो नौकर यहाँ पर काम करते हैं वो इतने पावरफुल नहीं है कि तन्वी विद्युत को रोक सके। ये सोचकर उसे काफी गुस्सा आता है, पर विद्युत तन्वी के लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा झगड़ा नहीं करना पड़ा था। अगर बॉडीगार्ड्स यहाँ पर होते तो उन्हें वो यहाँ से नहीं निकलने देते। आरव अभी भी सोच रहा था कि वो तन्वी को अपने साथ लेकर जा सकता है, शायद उसे किसी तरह से वो रोक सकता है, पर अब काफी देर हो चुकी थी। विद्युत उसे वहां से लेकर जा चुका था। आरव इस वक्त गुस्से में तो था ही बल्कि शॉक में भी था, और वो शॉक इस चीज से था कि तन्वी ने उसे ये नहीं बताया था कि उसकी शादी हो गई है। हाँ, उन लोगों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहा था, पर तन्वी उससे इतनी बड़ी बात छुपाएगी उसे इस चीज की भी उम्मीद नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले वो सोच रहा था कि तन्वी सिर्फ उसकी है, पर अब ऐसा नहीं था। पूरा सीन चेंज हो चुका था। फिर भी आरव की अकड़ नहीं गई थी। उसने ठान लिया था कि वो किसी भी हाल में तन्वी को पाकर रहेगा, फिर चाहे उसे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे फिर उसे अपना सब कुछ दांव पर क्यों ना लगाना पड़े, वो तन्वी को हासिल करके रहेगा। जब उनकी कार उसकी आंखों के सामने से चली गई तो उसने एक डेविल स्माइल अपने फेस पे रखते हुए कहा, विद्युत, तुम तो सिर्फ एक नॉर्मल एक्टर हो और तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। और तन्वी, तुम रोते हुए मेरे पास आओगी, तुम खुद मेरी बनोगी, ये मेरा खुद से वादा है। तुम दोनों को तो मैं अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। आखिर तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की और मुझसे पंगा लेने की। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब देखो तुम्हारी जिंदगी में कैसे नर्क बनाता हूँ। तो वही तन्वी और विद्युत कार में बैठे हुए चैन की सांस ले रहे थे। तन्वी को फाइनली अच्छा लग रहा था कि वो विद्युत के साथ वापस आ गए हैं, वरना उसे तो लगा था कि वो आज आरव की जेल से निकल ही नहीं पाएगी। कार में बैठते वक्त उसके पैर बुरी तरह से कांप रहे थे और दिल जोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ ही देर में बस हार्ट अटैक आ जाएगा। वो खुद को विद्युत की बाहों में छुपा लेती है। उसे काफी अच्छा लग रहा था, तो वो कुछ देर ऐसे ही बैठी रहती है। अमृत ने पूछा, ये तुम दोनों के साथ क्या हुआ है? तुम दोनों उस घर में से इस तरह से भागते हुए क्यों आए हो? क्या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है? विद्युत ने कहा, बहुत लंबी कहानी है, तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा। अभी प्लीज हमें शूट लोकेशन पर ले चलो। तन्वी विद्युत को देख सकती थी कि वो थोड़ा शांत हो गया था, पर आरव से लड़ाई करते हुए उसे थोड़ी बहुत चोट लगी थी। तन्वी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने इतनी बड़ी बात विद्युत से छुपाई। वो ये भी जानती थी कि कहीं ना कहीं विद्युत को मन ही मन इस चीज का बुरा लग रहा होगा। तभी उसने कहा, आई एम सॉरी विद्युत, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। तन्वी ने उसे झूठ बोला था, इसीलिए नहीं क्योंकि वो डर रही थी, इसीलिए क्योंकि वो इन सब के लिए प्रिपेयर नहीं थे। तन्वी को नहीं पता था कि आखिर चीजें किस तरह से होंगी, वो किस तरह से रिएक्ट करेगी और विद्युत किस तरह से रिएक्ट करेगा। पर क्योंकि अब इतना बड़ा तमाशा हो चुका था, इसीलिए उसे विद्युत को सब सच बताना ही था, पर वो कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी। 8 साल पहले हुए काफी सारे इंसिडेंट्स वो विद्युत को बताना चाहती है और उन्हें ये सारी चीजें एक एक करके सॉर्ट आउट करनी थी। सभी को पता है कि आरव काफी पावरफुल आदमी है, इसीलिए विद्युत उससे अकेले नहीं लड़ सकता था, पर वो विद्युत को इस तरह से देख भी नहीं सकती थी। तन्वी को जल्दी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना उन दोनों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी एक अचानक वाली मुलाकात विद्युत को इन सब में घसीट लाएगी। और आरव विद्युत को सबसे ज्यादा नफरत करता है क्योंकि वो तन्वी को पसंद करता है और तन्वी विद्युत की वाइफ है। तो एक तरह से विद्युत आरव का दुश्मन बन चुका था। तन्वी तो इन सब के बारे में सोच सोच कर ही डर रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारी चीजें कौन सा नया मोड़ लेंगी, पता नहीं क्या क्या होगा।
तो वहीं दूसरी तरफ विद्युत उसे इस तरह से टेंशन में देखकर अपसेट हो गया था। तभी उसने तन्वी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मेरी वाइफ हो और हमेशा तुम मेरी वाइफ ही रहोगी। मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, ना ही तुम्हें मुझसे कोई छीन सकता है। तन्वी थोड़ा हैरान हो जाती है और विद्युत की आंखों में देखने लगती है, जो इमोशन से भरी पड़ी थी। उसे सच में आज काफी बुरा लगा था, साथ में डर भी। विद्युत ने वापस से इमोशनल होते हुए कहा, तन्वी, 8 साल पहले जब तुम्हारा घर टूटा और तुम बेसहारा हो गई, तब मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए नहीं था। तब मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की थी, पर अब मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। हर एक चीज में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम का बर्डन सहन करने के लिए तैयार हूँ, हर एक चीज से लड़ने के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हें खोने के लिए तैयार नहीं हूँ। विद्युत की इतनी सारी बातें सुनकर तो तन्वी की आंखों में भी आंसू आ गए थे।